प्रभात का उज्ज्वल सूर्य नील पर्वत पर चमक रहा था। अकादमी में वरिष्ठ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाल रहा था। कल तुम सब अपने दूसरे दिव्य तत्व का चयन करोगे। तुम सब पहले ही एक बार सफलतापूर्वक दिव्य तत्व का संस्कार कर चुके हो। इस बार अपने अनुभव को और सुदृढ़ करो। दूसरे दिव्य तत्व का चयन सोच समझकर करना। पिछले कुछ दिनों की साधना और अपने शरीर की समझ को ध्यान में रखकर समग्र विचार करना। सामान्यतः यह उत्तम होता है कि दूसरा दिव्य तत्व तुम्हारे मूल दिव्य तत्व के साथ संतुलित हो। एक साधक का पहला दिव्य तत्व मूल दिव्य तत्व कहलाता है। एक बार उसका चयन हो जाने पर वही उसके आगे के विकास की आधारशिला बनता है। उसके बाद का दूसरा और तीसरा दिव्य तत्व उसी आधार पर विकसित होते हैं और साधक की साधना दिशा निर्धारित करते हैं। वरिष्ठ के शब्द सुनकर युवक युवतियां चिंतन में डूब गए। केवल शिवा मेज पर गहरी नींद में सो रहा था। बीती रात वह आधी रात तक परिश्रम करता रहा था। छात्रावास लौटने के बाद भी उसने अपनी साधना जारी रखी थी, अपने अपचय का पोषण किया था। सूर्योदय के बाद ही वह सो पाया। वरिष्ठ ने उसकी ओर देखा और भौहें सिकुड़ी, पर कुछ नहीं कहा। कुलपति के साथ वार्ता के बाद से उसने मन ही मन यह नीति अपना ली थी, शिवा जो करना चाहे करे, मैं अधिक हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मुझे कौन सा दिव्य तत्व चुनना चाहिए? विद्यार्थी सोचते हुए अनायास ही शिवा की ओर देखने लगे। वैसे भी शिवा के पास तो दूसरा दिव्य तत्व पहले से है। हाँ, वह तो मदिरा दिव्य तत्व है। जुए के पत्थरों से मदिरा दिव्य तत्व निकालना, उसकी किस्मत तो आसमान छू रही है। अगर मेरे पास भी मदिरा दिव्य तत्व होता तो मैं भी पहले ही मध्यम स्तर तक पहुंच जाता। कक्षा में विविध विचार उठे। कुछ प्रशंसा करते थे, कुछ ईर्ष्या। पूछताछ के उस दिन के बाद से शिवा का मदिरा दिव्य तत्व सार्वजनिक हो चुका था। उसके स्रोत पर कोई संदेह नहीं उठा। कुल के लोग उसकी किस्मत पर हैरान भी थे और झुंझलाए भी। मेरी किस्मत ऐसी क्यों नहीं? तेजस अर्जुन, जो निम्न स्तर प्रतिभा का था, मन ही मन आह भर उठा। कुछ समय पूर्व उसके दादा ने उसके लिए मदिरा दिव्य तत्व खोजने का प्रयास किया था। शाखा वंश के उत्तराधिकारी होते हुए भी वह उसे प्राप्त न कर सका, जबकि शिवा उससे पहले पा गया। जहां तेजस अर्जुन के मन में ईर्ष्या और अवसाद था, वहीं उपप्रमुख राघव उत्साह से भरा हुआ था। भैया, मैं तुम्हें अवश्य पीछे छोड़ दूंगा। उसने मन ही मन शिवा को देखते हुए संकल्प लिया, फिर दृष्टि हटा ली। इन दिनों उसकी आंखों में नई चमक थी। जीवन के प्रति एक प्रकार का उत्साह उसमें जागा था। उसका चेहरा लालिमा से दमक रहा था, कदम भी पहले से अधिक हल्के और तेज थे। वरिष्ठ ने ये सब देखा और तुरंत समझ गया कि कुलपति ने गुप्त रूप से राघव को शिक्षा देना आरंभ कर दिया है। ऐसी बातें सार्वजनिक नहीं होती। वरिष्ठ ने अनदेखा करना ही उचित समझा। शीघ्र ही पुनः रात्रि हो गई। शिवा फिर से गुप्त गुफा में प्रवेश कर गया। टन टन टन, उसके हाथ में एक जंगली खरगोश था, जिसके गले में एक घंटी बंधी थी। ये खरगोश उसने पर्वत पर पकड़ा था और घंटी उसी ने बांधी थी। एक दिन बीत जाने पर गुफा की बासी गंध लगभग समाप्त हो चुकी थी। भीतर की हवा अब ताजा थी। मार्ग का द्वार खुला था, भीतर सन्नाटा था। शिवा आधा घुटना टेककर भूमि का निरीक्षण करने लगा। पिछली रात उसने चारों ओर पत्थर चूर्ण बिखेरा था। वह पतली परत लगभग अदृश्य थी। प्रवेश द्वार का चूर्ण अक्षुण्ण है, अर्थात मेरी अनुपस्थिति में भीतर से कुछ भी बाहर नहीं आया। चट्टान की दरार के पास जो पदचिह्न है, वह मेरा ही है। स्पष्ट है, यहाँ कोई और नहीं आया। निरीक्षण के बाद उसका मन शांत हो गया। वह उठा, दीवार से सूखी लताओं को उखाड़ा, फिर भूमि पर बैठ गया। उसने अपने पैर से खरगोश को दबाकर स्थिर किया और दोनों हाथों से लताओं को बुनने लगा। ये कार्य सामान्य साधक नहीं जानते थे, पर शिवा का जीवन अनुभव अत्यधिक था। अपने पूर्व जीवन में वह कई बार इतना निर्धन हुआ कि अपने दिव्य तत्वों को खिलाने तक का साधन नहीं था। वे एक एक कर भूख से मर गए थे। एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास आदिम ऊर्जा तो थी, पर कोई दिव्य तत्व नहीं था। वह लगभग साधारण मनुष्य जैसा हो गया था। जीवित रहना कठिन था। विवश होकर उसने घास की रस्सियां बुनना, पुआल की चप्पलें और टोपी बनाना सीखा और उन्हें बेचकर आदिम पत्थरों के टुकड़े जुटाए, ताकि स्वयं और अपने दिव्य तत्वों का भरण पोषण कर सके। उसके हाथों में लताएं मरोड़ खाते हुए बुन रही थीं और स्मृतियां पुनः उभर आईं। उस समय का कष्ट और वेदना अब उसकी निःशब्द मुस्कान में बदल चुके थे। उसके पैर के नीचे खरगोश छटपटा रहा था, घंटी निरंतर बज रही थी। दो तंतु जब लंबे समय तक स्पर्श में रहते हैं, हजारों बार मरोड़ और मोड़ खाते हैं, तभी उनका अविच्छिन्न बंधन बनता है। धीरे धीरे वर्षों के प्रवाह में उलझने, मोड़ और गांठें ही जीवन को आकार देती हैं। घास की रस्सी बुनना, क्या ये जीवन जीने जैसा नहीं? गुप्त गुफा में लाल आभा उसके चेहरे पर पड़ रही थी।
उसकी युवा देह और शताब्दियों का अनुभव मानो एक साथ उसके चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रहे थे। समय भी मानो ठहर गया था, उस युवक को शांत भाव से रस्सी बुनते हुए निहारता हुआ। टन टन टन। 1 घंटे बाद जंगली खरगोश तीव्र गति से मार्ग में घुस गया। उसके गले की घंटी निरंतर बज रही थी। कुछ ही श्वासों में वह शिवा की दृष्टि से ओझल हो गया। शिवा ने अस्थायी रूप से बुनी हुई घास की रस्सी को कसकर पकड़ा हुआ था। रस्सी का एक सिरा खरगोश के पिछले पैर से बंधा था और वह सुरंग के भीतर घिसकता जा रहा था। कुछ समय बाद रस्सी में कोई हलचल नहीं रही, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि खरगोश सुरंग के अंत तक पहुंच गया है। संभव है कि वह किसी जाल में फंस गया हो या बीच में ही थककर रुक गया हो। शिवा ने रस्सी खींचनी शुरू की। रस्सी तन गई। अचानक दूसरी ओर से जोरदार खिंचाव हुआ। रस्सी पुनः गुफा की ओर खींचने लगी। स्पष्ट था कि दूसरी ओर का खरगोश खिंचाव से घबरा गया था और भीतर की ओर भागने लगा था। कई प्रयासों के बाद अंततः रस्सी ऐसी अवस्था में पहुंच गई कि चाहे जितना खींचो वह बस तंती और ढीली होती रही। शायद खरगोश अंत तक पहुंच गया था या फिर किसी फंदे में अटक गया था। पता लगाना सरल था। शिवा ने बल लगाकर रस्सी खींचनी शुरू की। उसकी शक्ति खरगोश से कहीं अधिक थी। अंततः वह खरगोश को बाहर घसीट लाया। खरगोश छटपटा रहा था, पर रस्सी साधारण घास की नहीं थी। वह वाइन सैक फ्लावर दिव्य टैटवा और राइस पाउच ग्रास दिव्य टैटवा से प्राप्त सामग्री से बनी थी। वर्षों से मृत होने के बाद भी वह साधारण घास की तरह कमजोर नहीं हुई थी। खरगोश फिर से शिवा के हाथों में था। उसने ध्यान से निरीक्षण किया, कोई चोट नहीं। उसने राहत की सांस ली। अभी तक तो यह मार्ग सुरक्षित प्रतीत होता है। अब खरगोश का उपयोग समाप्त हो चुका था। शिवा ने उसे तुरंत मार दिया और शव को एक ओर फेंक दिया। वह उसे छोड़ नहीं सकता था। पशुओं को भी स्मृति होती है। यदि वह लौट आता और जैसे मदिरा दिव्य तत्व ने पहले बाहरी लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, वैसे ही यह भी किसी को यहाँ खींच लाता तो परिणाम अत्यंत बुरा होता। गहरी सांस लेकर कई परीक्षणों के बाद शिवा सावधानी से सुरंग में प्रवेश कर गया। यद्यपि खरगोश ने मार्ग की जांच की थी, फिर भी कई जाल विशेष रूप से मनुष्यों के लिए बने हो सकते थे। छोटे पशु उन्हें सक्रिय नहीं कर पाते, अतः उसे अत्यधिक सावधान रहना था। सुरंग सीधी थी और तिरछी ढलान में नीचे की ओर जाती थी। जितनी गहराई उतनी चौड़ाई और ऊंचाई। प्रारंभ में उसे सिर झुकाकर चलना पड़ा। 50 कदम बाद वह सीधा चलने लगा। 100 कदम के बाद तो वह हाथ फैलाकर आराम से चल सकता था। सुरंग बहुत लंबी नहीं थी, लगभग 300 मीटर, परंतु शिवा को अंत तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग गए। वह हर कदम सोच समझकर रख रहा था। अंत तक पहुंचते पहुंचते वह पसीने से भीग चुका था। जांच करने वाला दिव्य तत्व न होना कितना कष्टदायक है, उसने माथे का पसीना पोंछते हुए सोचा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद उसने चारों ओर दृष्टि डाली और उसी क्षण वह ठिठक गया। सुरंग के अंत में एक विशाल शिला थी। उसकी सतह चिकनी थी और वह आगे की ओर उभरी हुई थी, मानो महावीर सेठ का उदर। यह एकमात्र शिला ही उसके मार्ग को रोक रही थी। उस विशाल पत्थर के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं था। क्या समय के साथ सुरंग धंस गई और यह मार्ग अवरुद्ध हो गया? शिवा ने आंखें सिकुड़कर विचार किया। जब फ्लावर वाइन मॉन्क मृत्यु के निकट था, उसने शीघ्रता में यह उत्तराधिकार स्थापित किया था। उसने 1000 ली अर्थवुल्फ स्पाइडर का उपयोग कर यह सुरंग बनाई थी, जो पर्वत के भीतर गहराई तक जाती थी। सैकड़ों वर्षों बाद समय के क्षरण से संभव है कि किसी भाग में ध्वंस हो गया हो। जीवन में दुर्घटनाएं सामान्य हैं। यदि ऐसा है तो क्या मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा? वह आगे बढ़ा और शिला को छुआ। उसका आकार द्वार जैसा था। उसकी मोटाई का अनुमान लगाना भी कठिन था। वह मूनलाइट दिव्य टैटवा से शिला को काट सकता था, पर इतनी विशाल चट्टान को हटाने में कम से कम 1 या 2 वर्ष लग जाते। ऐसा लगता है कि मुझे उपकरणों का उपयोग करना पड़ेगा, फावड़ा और कुदाल, पर यदि ऐसा किया तो ध्वनि बाहर तक जा सकती है। निशान भी रह जाएंगे। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह लाभ और हानि का संतुलन कर रहा था। यदि जोखिम अधिक हुआ तो वह इस शक्ति उत्तराधिकार को त्याग भी सकता था, क्योंकि यदि यह रहस्य उजागर हो गया तो अब तक की सारी योजना, सारी चालें सब व्यर्थ हो जाएंगी और उसकी प्राण सुरक्षा भी संकट में पड़ सकती थी। सूर्य उदित हुआ, एक नए दिन के आगमन का संकेत देते हुए। विद्यार्थी व्यवस्थित पंक्ति में खड़े थे। उनके चेहरे उत्साह से दमक रहे थे। वे अकादमी के दिव्य तत्व भंडार कक्ष के सामने प्रतीक्षा कर रहे थे। आज वह दिन था जब वे अपना दूसरा दिव्य टैटवा चुनेंगे। मध्य चरण में सबसे पहले पहुंचने वाला होने के कारण शिवा को प्राथमिकता प्राप्त थी, अतः वह पंक्ति के सबसे आगे खड़ा था। उसके पीछे भैरव प्रधान, राघव और तेजस राठौर खड़े थे।
चर्र भंडार कक्ष का द्वार रक्षकों द्वारा खोला गया और शिवा सबसे पहले भीतर प्रवेश किया। कक्ष बड़ा नहीं था पर दृश्य मनोहारी था। चारों दीवारों में वर्गाकार खांचे बने थे, कुछ बड़े कुछ छोटे। उनमें विभिन्न प्रकार के पात्र रखे थे, पत्थर के घड़े, जैद के पात्र, घास से बुने पिंजरे और चीनी मिट्टी के बर्तन। इन सभी में विभिन्न प्रकार के रैंक 1 के दिव्य तत्व सुरक्षित थे। केवल इन्हें पोषित रखने में ही अकादमी प्रतिदिन 1000 से अधिक आदिम ऊर्जा शिलाएं खर्च करती होगी। शिवा ने एक दृष्टि डाली। कई पात्र रिक्त थे। दिव्य तत्व भंडार प्रत्येक वर्ष भरा जाता था। पहले जब छात्रों ने अपना मूल दिव्य तत्व चुना था, अधिकांश ने मूनलाइट दिव्य टैटवा चुना था, इसलिए अब उसका भंडार समाप्त हो चुका था। इस कक्ष में कोई खिड़की नहीं थी, केवल छत पर एक छोटा रोशनदान था। सूर्य की किरणें भीतर आकर भूमि पर सुनहरा आयत बना रही थीं। पहली बार जब वह यहाँ आया था तब उसका लक्ष्य स्पष्ट था, उसने तुरंत मूनलाइट दिव्य टैटवा चुना था। पर अब उसके मन में कई संभावित विकल्प थे, किंतु ये भी इस पर निर्भर था कि कौन सा दिव्य तत्व उपलब्ध है। शिवा बाईं दीवार के साथ धीरे धीरे चलता हुआ सूची देखता गया। 5 कदम बाद वह रुक गया। कंधे की ऊंचाई पर बने एक खांचे में कांसे का पात्र रखा था। उसके भीतर एक दिव्य तत्व था। वह खटमल जैसा दिखता था, चपटा, चौड़ा शरीर, छोटा सिर, अंडाकार आकार। उसका रंग पीला नारंगी था और वह मंद कांस्य सी आभा बिखेर रहा था। यह था ब्रॉन्ज स्किन दिव्य टैटवा, निकट युद्ध करने वाले दिव्य साधकों के लिए लोकप्रिय विकल्प। मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक भी यही उपयोग करता था। सक्रिय करने पर शरीर पीला चमकने लगता और रक्षा शक्ति बढ़ जाती। पर शिवा के लिए यह आकर्षक नहीं था। वह आगे बढ़ गया। अगला था स्टोन स्किन दिव्य टैटवा, रूप समान पर रंग धूसर, मानो पत्थर की मूर्ति हो। उसके बाद आयन स्किन दिव्य टैटवा, वह लोहे के कटोरे में स्थिर पड़ा था, काले धात्विक तेज से चमकता हुआ। मनुष्यों की भांति दिव्य तत्वों के भी कुल होते हैं। ब्रॉन्ज स्किन, स्टोन स्किन, आयन स्किन सभी एक ही श्रृंखला के थे। आयन स्किन, ब्रॉन्ज स्किन, स्टोन स्किन और जेड स्किन। शिवा ने मन ही मन सोचा, यदि जेड स्किन मिल जाए तो उत्तम होगा। उसके भीतर हल्की आशा जगी। पर आयन स्किन के बाद उसे मिला बीस्ट स्किन दिव्य टैटवा। बीस्ट स्किन और जेड स्किन उसी श्रृंखला के थे, पर मूल्य में आकाश पाताल का अंतर था। बीस्ट स्किन सामान्य था, यहां तक कि स्टोन स्किन से भी सस्ता, पर उसके विकास मार्ग अधिक थे और अन्य दिव्य तत्वों के साथ संयोजन की क्षमता भी अधिक थी। जबकि जेड स्किन दिव्य टैटवा दुर्लभ था। उसका बाजार मूल्य कभी कभी मदिरा दिव्य तत्व के बराबर पहुंच जाता था। शिवा ने ध्यान से देखा पर जेड स्किन नहीं था। उसे निराशा नहीं हुई। वह हल्के से मुस्कुराया। रुद्रगढ़ का ये केवल मध्यम स्तर का कुल है। यहाँ जेड स्किन होना असंभव नहीं तो दुर्लभ अवश्य है। बाईं दीवार समाप्त हो चुकी थी। वह दूसरी दीवार की ओर बढ़ा। यहाँ अधिकतर लॉन्गहॉर्न बीटल दिव्य टैटवा थे। स्किन श्रृंखला की तरह लॉन्गहॉर्न बीटल भी रैंक 1 के बड़े कुल का भाग थे। उनका शरीर लंबा और बेलनाकार था, पीठ पर उभरी रेखाएं, शरीर का अधिकांश भाग काला, धात्विक चमक के साथ। लंबी मूंछें शरीर से भी बड़ी, जबड़े, शक्तिशाली और ध्वनि ऐसी मानो लकड़ी आरी से काटी जा रही हो। सबसे पहले उसकी दृष्टि पड़ी ब्रूट फोर्स लॉन्गहॉर्न बीटल दिव्य टैटवा पर। पूरा शरीर लाल धातु जैसा, मोटी मूंछें जिन पर बांस के जोड़ जैसे खंड थे। ये बाजार में अत्यंत लोकप्रिय था। हाल में आय कारवा में भी बड़ी मात्रा में बिक रहा था। ये साधक को क्षणिक प्रचंड बल देता था, एक बैल के बराबर शक्ति 5 श्वासों तक। पर इसकी 2 कमजोरियां थीं। पहली, अत्यधिक आदिम ऊर्जा की खपत, मध्य चरण में 10%, प्रारंभिक चरण में 20%। दूसरी, दुष्प्रभाव, कमजोर शरीर होने पर मांसपेशियां फट सकती थीं। शिवा के वर्तमान शरीर के लिए यह उपयुक्त नहीं था। वह आगे बढ़ गया और तभी उसकी दृष्टि एक अन्य पात्र पर टिक गई। ओह, ये बुरा नहीं है। वह रुक गया। वह एक येलो कैमल लॉन्गहॉर्न बीटल दिव्य टैटवा था। उसकी काया ब्रूट फोर्स लॉन्गहॉर्न बीटल दिव्य टैटवा से थोड़ी पतली और लंबी थी। पूरा शरीर गहरे पीले रंग से आच्छादित था। उसकी लंबी स्पर्शक श्रृंगों में बांस जैसी गांठें नहीं थीं। जड़ें पीली थीं, जो सिरों तक आते आते काली हो जाती थीं। ब्रूट फोर्स लॉन्गहॉर्न बीटल दिव्य टैटवा एक साधक को तत्कालिक बल प्रदान करता था, पर वह शक्ति केवल 5 श्वासों तक रहती थी। इसके विपरीत येलो कैमल लॉन्गहॉर्न बीटल दिव्य टैटवा सहन शक्ति देता था और ऊर्जा व्यय को बहुत घटा देता था। ये प्रभाव 15 मिनट तक टिक सकता था और कोई दुष्प्रभाव नहीं था। रैंक 1 के दिव्य टैटवा में येलो कैमल लॉन्गहॉर्न बीटल का बाजार मूल्य ऊंचा था। यह मूनलाइट दिव्य टैटवा के बराबर माना जाता था और केवल जेड स्किन दिव्य टैटवा तथा मदिरा दिव्य टैटवा लिकर वर्म से थोड़ा कम।
शिवा ने चारों ओर देखा। वहां केवल एक ही येलो कैमल लॉन्गहॉर्न बीटल था। दिव्य तत्व अच्छा है, पर मेरे अनुकूल नहीं। उसने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। वह शीघ्र ही दीवार के कोने तक पहुंचा। दूसरी दीवार भी देख चुका था, पर संतोष नहीं हुआ। भंडार कक्ष में दिव्य टैटवा सामान्य स्तर के थे। किसी अप्रत्याशित या दुर्लभ तत्व की संभावना बहुत कम थी। वह तीसरी दीवार की ओर मुड़ा। यहाँ बौर दिव्य टैटवा प्रमुख थे। बौर दिव्य टैटवा एक श्रृंखला थी: फ्लावर बौर, पिंक बौर, ब्लैक बौर और व्हाइट बौर। पिंक बौर दिव्य टैटवा का मूल्य सबसे कम था। लगभग कोई साधक इसे नहीं चुनता। इसका एकमात्र प्रभाव था मोटापा बढ़ाना। आदिम ऊर्जा प्रवाहित करने पर यह साधक के शरीर को मोटा बना देता। भंडार में केवल 2-3 पिंक बौर थे, स्पष्टतः निरर्थक। फ्लावर बौर दिव्य टैटवा सबसे अधिक संख्या में थे, कम से कम दर्जन भर। इनके शरीर पर पुष्पाकार आकृतियां थीं: श्वेत काला, काला गुलाबी, श्वेत गुलाबी और कुछ में तीनों रंग। फ्लावर बौर दिव्य टैटवा भी अस्थायी बल देता था। ब्रूट फोर्स लॉन्गहॉर्न बीटल एक बैल का बल देता था 5 श्वासों के लिए। फ्लावर बौर एक वराह का बल देता था 10 श्वासों तक। कम बल, कम दुष्प्रभाव। फ्लावर बौर बाजार में सबसे आम है। मूल्य भी आधा। परंतु बौर श्रृंखला में अंतिम 2 ब्लैक और व्हाइट, उनका मूल्य अत्यधिक है। शिवा की आंखों में विचार की चमक उभरी। ब्लैक बौर और व्हाइट बौर दिव्य टैटवा का मूल्य बाजार में लगभग 600 आदिम पत्थर था। प्रकट होते ही बिक जाते। इनका प्रभाव था साधक के शरीर को स्थायी रूप से सशक्त करना। ब्रूट फोर्स लॉन्गहॉर्न बीटल अस्थायी बल देता था, पर ब्लैक या व्हाइट बौर का बल संचयी था और स्थायी। एक बार शक्ति मिल गई तो वह साधक की अपनी हो जाती। यहां तक कि यदि दिव्य टैटवा मर भी जाए, शक्ति बनी रहती। इसी कारण उनका मूल्य मदिरा दिव्य टैटवा से भी अधिक माना जाता था। मदिरा दिव्य टैटवा केवल आदिम ऊर्जा को परिष्कृत करता है। लंबी लड़ाई में ऊर्जा समाप्त हो सकती है, तब शारीरिक बल ही सहारा बनता है। उसी समय ब्लैक और व्हाइट बौर की महत्ता सिद्ध होती है। यदि ब्लैक या व्हाइट बौर मिल जाए तो उत्तम। परंतु जिस कक्ष में केवल एक येलो कैमल लॉन्गहॉर्न बीटल था, वहां ऐसे दुर्लभ तत्व की आशा व्यर्थ थी। उसने पूरा कक्ष देख लिया। कोई भी उसे वास्तव में आकर्षित नहीं कर सका। अंततः उसने दीवार के कोने से एक लिटिल लाइट दिव्य टैटवा उठा लिया। भंडार में 5 लिटिल लाइट दिव्य टैटवा थे। ये तत्व पंचकोणीय आकार का था और आधी नाखून जितना छोटा। लिटिल लाइट दिव्य टैटवा मुख्यतः मूनलाइट दिव्य टैटवा के साथ प्रयुक्त होता था, सहायक प्रकार का। शिवा के लिए यह असाधारण नहीं था, पर उसकी साधना पथ के अनुकूल अवश्य था। वह शांत भाव से कक्ष से बाहर निकला। बाहर विद्यार्थी प्रतीक्षा में अधीर हो चुके थे। अंततः बाहर आया। पता नहीं क्या चुना। उसके पास पहले से मदिरा दिव्य टैटवा है। तीसरा तत्व संभाल पाएगा। हल्की ईर्ष्या और फुसफुसाहट। तभी भैरव प्रधान तेज कदमों से भीतर गया। उसने देखा एकमात्र येलो कैमल लॉन्गहॉर्न बीटल अभी भी वहीं था। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत उसे ले लिया। इसके बाद राघव भीतर गया। मेरे पास आक्रमण हेतु मूनलाइट दिव्य टैटवा है, पर रक्षा नहीं। उसने लंबे विचार के बाद ब्रॉन्ज स्किन दिव्य टैटवा चुना। चौथे क्रम में तेजस अर्जुन प्रवेश किया। मुझे बचाव चपलता चाहिए। मैं दूसरों को मारूं, पर कोई मुझे न छू सके। काफी देखने के बाद उसने ड्रैगोनपिल क्रिकेट दिव्य टैटवा चुना। सूर्य अस्त हुआ और चंद्रमा उदित हुआ, रात्रि के आगमन का संकेत। ये रुद्रगढ़ के एक गुप्त आंगन का दृश्य था। एक विशाल टिड्डी वृक्ष अपनी जटिल शाखाओं और घने पत्तों सहित खड़ा था। उसका विस्तृत छत्र मानो पन्ना जैसा शाही छत्र हो, जिसने पूरे आंगन को आच्छादित कर रखा था। चांदनी जल की भांति कोमल थी। वह पत्तों और शाखाओं के बीच से छनकर आंगन में बिखर रही थी। हवा का एक झोंका आया। पत्तियां सरसराईं। वृक्ष की छाया हल्के हल्के डोल उठी। उसी वृक्ष के नीचे 2 व्यक्ति खड़े थे। रघुनाथ प्रधान ने कोमल दृष्टि से राघव की ओर देखा। राघव, आज तुमने अपना दूसरा दिव्य तत्व चुना। बताओ, वह कौन सा है? प्रणाम प्रधान महोदय। राघव तनकर खड़ा था, चेहरे पर आदर झलक रहा था। आज मैंने ब्रॉन्ज स्किन दिव्य तत्व चुना है। रघुनाथ प्रधान ने सिर हिलाया। बुरा नहीं, यह एक उत्तम चयन है। राघव का शरीर और अधिक तन गया। प्रशंसा सुनकर वह कुछ क्षण शब्दहीन रह गया। प्रधान महोदय, मैंने तो बस यूं ही चुन लिया। रघुनाथ प्रधान मुस्कुराए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं औपचारिक प्रशंसा कर रहा हूँ? नहीं, किसी का दिव्य तत्व चयन उसके स्वभाव को दर्शाता है। तुमने ब्रॉन्ज स्किन चुना रक्षा के लिए। मूनलाइट दिव्य तत्व के साथ यह आक्रमण और रक्षा दोनों देता है। ये संतुलन का मार्ग है, जैसे नर नारी, कोमल और कठोर। ये राजमार्ग है। रुद्र भैरव ने येलो कैमल लॉन्गहॉर्न बीटल चुना। वह सहनशक्ति देता है।
यह उसकी जिद्दी और कठोर प्रवृत्ति दर्शाता है। तेजस राठौर ने ड्रैगनपिल क्रिकेट चुना। वह चपलता बढ़ाता है, वह सीधे टकराव से बचता है, चतुर है, रणनीतिक है, पर स्वभाव में एक कमजोरी भी है। राघव स्तब्ध रह गया। उसे अपेक्षा नहीं थी कि इतना साधारण चयन इतना गहरा अर्थ रख सकता है। प्रधान महोदय, मेरे भाई ने क्या चुना? रघुनाथ प्रधान हंसे। शिवा ने लिटिल लाइट दिव्य तत्व चुना। यह मूनलाइट दिव्य तत्व की धार को और तीव्र करता है। यह उसके उग्र, सक्रिय और आक्रामक स्वभाव को दर्शाता है। हाँ, बड़े भैया ऐसे ही हैं। राघव बुदबुदाया। रघुनाथ प्रधान ने उसके भावों को ध्यान से मन में अंकित कर लिया। उन्होंने जेब से एक दिव्य तत्व निकाला। राघव की आंखें फैल गईं। यह जेड स्किन दिव्य तत्व ब्रॉन्ज स्किन से श्रेष्ठ है, रघुनाथ प्रधान बोले। कम आदिम ऊर्जा में अधिक रक्षा। क्या तुम इसे चाहते हो? मैं? हाँ, राघव हड़बड़ा गया। मैं दे सकता हूँ। रघुनाथ प्रधान का स्वर गंभीर हो गया, पर एक शर्त है। तुम्हें रैंक 1 से रैंक 2 में सबसे पहले स्तर भेदन करना होगा। यह तुम्हारा पुरस्कार होगा। क्षण भर संकोच, फिर आवेग। मैं वचन देता हूँ, मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा। रघुनाथ प्रधान ने जेड स्किन दिव्य तत्व उसके हाथ में रख दिया। उसी समय शिवा चट्टानों की दरार से होकर पुनः गुप्त गुफा में प्रवेश कर चुका था। इस बार वह कोई फावड़ा या हथौड़ा नहीं लाया था। वह उस विशाल चट्टान को देख रहा था जिसने मार्ग अवरुद्ध किया था। ये चट्टान बहुत गोल और चिकनी है। ये प्राकृतिक नहीं हो सकती। ये निश्चित ही मानव निर्मित है। उसने चारों ओर दृष्टि डाली। भूमि चिकनी थी, छत घुमावदार, दोनों ओर लाल मिट्टी की दीवारें मंद लाल आभा बिखेर रही थीं। फ्लावर वाइन मॉन्क ने इसे जानबूझकर यहाँ रखा है। पर क्यों? ये परीक्षा का भाग है, अवरोध नहीं, संकेत है। शिवा शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में चांदनी जैसी स्थिर चमक थी। वह समझ चुका था, ये बल से नहीं, बुद्धि से खुलने वाला द्वार है। जब शिवा ने भूमि को ध्यान से देखा तो उसे एक संदेहास्पद बिंदु दिखाई दिया। विशाल चट्टान के पास की मिट्टी का रंग थोड़ा गहरा था। यह अंतर बहुत स्पष्ट नहीं था और इस मंद लाल प्रकाश में आसानी से दिखाई भी नहीं देता। शिवा घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ से मिट्टी को छुआ, नमी महसूस हुई। इसीलिए रंग गहरा था। मिट्टी गीली थी, पर यह पूरा मार्ग तो सूखा था। यहाँ पानी कहाँ से आया? उसने उंगलियों से मिट्टी रगड़ी। ये भाग ढीला और मुलायम था, बाकी कठोर लाल मिट्टी जैसा गुठलीदार नहीं। शिवा की आंखें चमक उठी। अनुभव और अंतर्ज्ञान ने संकेत दिया, यही फ्लावर वाइन मॉन्क ने कुंजी छिपाए है और यही कुंजी उसे आगे बढ़ने का मार्ग देगी। वह मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी ढीली थी, अधिक परिश्रम नहीं लगा। लगभग 1 इंच गहराई तक खोदते ही एक विचित्र सुगंध उसकी नासिका में समा गई। ये सुगंध गाढ़ी, विलासितापूर्ण, पर सामान्य नहीं, कोमल और सुरुचिपूर्ण। क्या ये? उसका हृदय हल्का सा कांपा। हाथ और तेजी से चलने लगे। कुछ ही क्षणों में मिट्टी के नीचे से हल्की गहरे सुनहरे रंग की आभा प्रकट हुई। वास्तव में वही है। शिवा की आंखें दमक उठीं। अब उसकी हरकतें और सावधान हो गईं। उसने चारों ओर की मिट्टी धीरे धीरे हटाई। कुछ ही देर में एक गहरे सुनहरे रंग की पुष्पकली उसके सामने प्रकट हुई। वह लगभग 2 इंच गहराई में दबी थी, आकार में चक्की के पात जितनी। उसकी सतह कोमल थी, रंग रहस्यमय और सुरुचिपूर्ण। अर्थ ट्रेजरी फ्लावर दिव्य तत्व। शिवा ने गहरी सांस ली। वह तुरंत पंखुड़ियां नहीं खोलने लगा। पहले उसने हाथ साफ किए, फिर सावधानी से पंखुड़ियां अलग करना शुरू किया। ये पुष्प मानो कमल और पत्तागोभी का सम्मिश्रण हो। मोटी पंखुड़ियां कसकर जमी थीं। स्पर्श में चिकनी, जैसे रेशमी परतें खुल रही हों। जैसे जैसे पंखुड़ियां अलग होती, वे मुख्य देह से छूटते ही हिमकणों की भांति विलीन हो जाती। 50-60 पंखुड़ियां हटाने के बाद कली आधी रह गई और पुष्प हृदय दिखाई दिया। भीतर की पंखुड़ियां पतली थीं, अब रेशम नहीं, कागज सी महीन। शिवा की गति और भी धीमी हो गई। अंततः केवल अंतिम परत बची, मुट्ठी के आकार की एक पारदर्शी गोल संरचना। उसके भीतर सुनहरा द्रव भरा था और उस द्रव के मध्य एक दिव्य तत्व निद्रा में था। शिवा ने ध्यान से देखा। केवल धुंधली छाया दिखी। उसकी सांस से पुष्प हृदय हल्का डोला। भीतर का स्वर्ण द्रव तरल सा हिलने लगा। अर्थ ट्रेजरी फ्लावर दिव्य तत्व एक बार उपयोग वाला था। भूमि में रोपने के बाद हटाया नहीं जा सकता। इसका आहार था पृथ्वी ऊर्जा। इसके भीतर का स्वर्ण द्रव किसी सीमा तक सील की अवस्था का अनुकरण करता, जिससे भीतर का दिव्य तत्व निद्रा में चला जाता। फ्लावर वाइन मॉन्क ने इसे लगाया है। इसका अर्थ है कि भीतर का दिव्य तत्व उत्तराधिकारी के लिए है। शिवा ने अंतिम परत में एक छोटा छेद किया।
स्वर्ण द्रव उसकी उंगली से बहने लगा, सोयाबीन तेल जैसा चिकना। जैसे जैसे द्रव निकला, पुष्प हृदय नर्म पड़ गया। शिवा ने उंगलियों से पंखुड़ियां अलग की और भीतर सोया हुआ दिव्य तत्व बाहर निकाला। वह एक छोटी सी लेडीबर्ड जैसी आकृति थी, अंगूठे के नाखून जितनी छोटी, देह दूधिया श्वेत, पीछे से देखने पर लगभग गोल, छोटा सा सिर और विशाल गोल पेट, चमकीला बाह्य कवच, 6 छोटी टांगे पेट के नीचे छिपी। शिवा के चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी। व्हाइट बॉर दिव्य तत्व। इन दिनों तापमान बढ़ गया था। दोपहर का सूर्य तीव्रता से सिर के ठीक ऊपर तप रहा था। कारवां जा चुका था, सराय का व्यापार फिर ठंडा पड़ गया। शिवा भोजनालय में प्रवेश करते ही दुकानदारों का ध्यान आकर्षित कर बैठा। एक परिचित चेहरा तुरंत दौड़ता हुआ आया और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, ओह युवा स्वामी, आप आ गए, कृपया बैठिए। शिवा सीधा अपनी खिड़की वाली स्थायी सीट की ओर बढ़ा और बोला, एक घड़ा मदिरा, 600 ग्राम मीट काटकर और कुछ सह व्यंजन परोस दो। दुकानदार ने संकोच भरा चेहरा बनाया, युवा स्वामी क्षमा करें, पिछली बार जब कारवां आया था तब सराय मालिक ने सारा हरा बांस मदिरा बेच दिया, अब हमारे पास नहीं है। शिवा ने सिर हिलाया, उसे आश्चर्य नहीं हुआ। तो चावल की मदिरा दे दो और सराय मालिक से कहना इस वर्ष अधिक हरा बांस मदिरा तैयार करे। मैं 100 घड़ों का अग्रिम आदेश दे रहा हूँ। अग्रिम राशि कितनी होगी गणना करके मुझे बताना। अब जब मदिरा कीट लिकर वर्म का रहस्य खुल चुका था और कोई संदेह नहीं रहा, शिवा को मदिरा खरीदने में अब संयम रखने की आवश्यकता नहीं थी। जी अवश्य, आपका संदेश पहुंचा दिया जाएगा, दुकानदार ने उत्साह से कहा। कुछ ही देर में भोजन परोस दिया गया। शिवा खाते पीते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। ऐसी तपती दोपहर में, विशेषकर भोजन के समय, सड़कें लगभग खाली थीं। धूप हरे बांस के ऊंचे मकानों और धरती पर चमक रही थी। कुछ नंगे पांव किसान कंधे पर फावड़े या डंडे उठाए खेत से लौट रहे थे। 2 बच्चे बांस के बने पवन चक्की खिलौने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। एक आगे, दूसरा रोते चिल्लाते पीछे, शायद खिलौना छीन लिया गया था। तभी 2 युवा दिव्य तत्व साधक हरी कमर पट्टी पहने तेजी से सड़क पर चले। हटो, रास्ता मत रोको, एक ने किसान को धक्का दिया। किसान घबराकर किनारे हो गए। दोनों युवक अहंकार से आगे बढ़ गए। शिवा की दृष्टि शिथिल थी, पर उसका मन भीतर अपनी अपच में केंद्रित था। उसकी अपच में हरी तांबे की ऊर्जा का समुद्र उफान मार रहा था। मदिरा कीट आनंद से ऊर्जा सागर में लुढ़क रहा था। काल चक्र, स्प्रिंग ऑटम सिकाडर गहन निद्रा में था। व्हाइट बॉर दिव्य तत्व अपने गोल शरीर के साथ आकाश में परिक्रमा कर रहा था। व्हाइट और ब्लैक बॉर दोनों ही प्रसिद्ध प्रथम स्तर दिव्य तत्व थे, मूल्य में मदिरा कीट से भी अधिक। पर उनकी उन्नति की राहें भिन्न थीं। ब्लैक बॉर ब्लैक माने स्टील माने। व्हाइट बॉर जेड स्किन के साथ व्हाइट जेड हेवनली मुगवर्ट। स्टील माने बालों को इस्पात समान कठोर बनाता। हेवनली मुगवर्ट शरीर को श्वेत जेड समान दृढ़ करता और चंद्रधार जैसे आक्रमणों से क्षति घटाता। शिवा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। व्हाइट बॉर मिलना एक लाभ था, पर उससे भी बड़ा लाभ था फ्लावर वाइन मॉन्क की शक्ति परंपरा। विशाल शिला मार्ग अवरुद्ध कर रही है। इसका अर्थ है कि पहले व्हाइट बॉर को परिष्कृत कर शक्ति बढ़ानी होगी, फिर शिला हटेगी। ये प्रथम परीक्षा है और अवश्य ही आगे और परीक्षाएं होंगी। पर इससे एक बात स्पष्ट है, ये जाल नहीं, वास्तविक परंपरा है। इससे मैं शीघ्र ही द्वितीय या तृतीय स्तर तक पहुंच सकता हूं और फिर नील पर्वत से बाहर निकल सकता हूं। एक साधक को सबसे अधिक क्या चाहिए? उत्तर संसाधन। शिवा को भी संसाधन चाहिए, पर रुद्रगढ़ कबीले के संसाधन सीमित हैं। अधिक चाहिए तो संघर्ष करना होगा, पर अधिक विजय का अर्थ है अधिक प्रदर्शन, अधिक सावधानी, अधिक संदेह, और संदेह अंततः दमन बन जाता है। उसने एक सेवक की हत्या की, पर भैरव परिवार मौन रहा। उसने सहपाठियों से वसूली की, पर उनके परिवार चुप रहे। उसने कबीले के नियमों का विरोध किया, पर रघुनाथ प्रधान ने सहनशीलता दिखाई। क्यों? क्योंकि वह कमजोर है, क्योंकि वह निम्न स्तर प्रतिभा का है। यही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। लोग स्वयं को शक्तिशाली समझते थे, वे दुर्बलों को सताने में गौरव नहीं देखते थे। कबीलाई व्यवस्था के भीतर यदि कोई शिवा जैसे कमजोर व्यक्ति से उलझता, तो उसे न केवल अपमान झेलना पड़ता, बल्कि दूसरों की दृष्टि में वह निर्दयी और संकीर्ण भी प्रतीत होता। इससे सामाजिक संबंध बिगड़ते। कमजोरी फिलहाल शिवा की सुरक्षा छतरी थी, परंतु जैसे जैसे वह संसाधनों के लिए संघर्ष करता रहेगा, वह अधिक सक्षम दिखाई देगा। तब लोग उससे सावधान होने लगेंगे, उसे अपने पक्ष में करने की चेष्टा करेंगे, और जिस भी गुट को वह चुनेगा, अन्य गुट उससे दबाने लगेंगे।
दमन और प्रतिबंध उसकी उन्नति की गति को धीमा कर देंगे। शिवा अपने संकट से भली भांति परिचित था। वह अत्यंत सूक्ष्म स्थिति में खड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसने सबको अप्रसन्न कर दिया हो, पर वस्तुतः उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया था। किंतु समय के साथ उसका स्तर बढ़ेगा और टकराव भी बढ़ेंगे। शिवा जानता था ये संघर्ष अपरिहार्य है, पर जितनी देर से वह भड़केगा उतना अधिक लाभ उसे मिलेगा। इसीलिए फ्लावर वाइन मॉन्क की शक्ति परंपरा समयानुकूल थी। उस गुप्त शक्ति परंपरा के सहारे वह छिपे हुए संसाधन पा सकता था, व्यवस्था के नियंत्रण से बाहर अपनी गति से साधना कर सकता था और गुप्त रूप से शक्ति संचय कर सकता था। यदि वह व्यवस्था में सम्मिलित होता तो किसी न किसी गुट का अंग बनना ही पड़ता। चाहे वह न चाहे, राजनीति उसे खींच लेती। व्यवस्था के भीतर व्यक्ति एक मोहरा होता है। पहले तुम्हें एक उपयोगी मोहरा बनना पड़ता है। विश्वास अर्जित करने के बाद ही ऊपर चढ़ने का अवसर मिलता है, और तब भी सावधान रहना पड़ता है कि कहीं तुम्हें त्यागा हुआ मोहरा न बना दिया जाए। शिवा इस प्रक्रिया को भली भांति जानता था। ये नियम है और नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता, केवल समझकर साधा जा सकता है। सबसे बड़ी बाधा उसकी निम्न स्तर प्रतिभा थी। कबीले को उसमें निवेश करने की कोई तीव्र इच्छा नहीं थी। अक्सर वह त्याज्य मोहरे की भांति देखा जाता। अतः सर्वोत्तम मार्ग था स्वतंत्र चलना। इससे अधिकांश प्रतिस्पर्धा से बचा जा सकता था और उच्चाधिकारियों के सामने उसकी पूर्व निर्मित छवि भी बनी रहती। इस संसार में कार्य गुप्त रूप से सरल होते हैं, पर खुले रूप में कठिन। फ्लावर वाइन मॉन्क की परंपरा के सहारे वह बिना ध्यान आकर्षित किए साधना कर सकता था, पर वसूली जारी रखनी होगी। अचानक रुकना संदेह उत्पन्न करेगा, और उसे आदिम ऊर्जा पत्थरों की आवश्यकता भी है। उसे सचमुच आदिम ऊर्जा पत्थर चाहिए थे। उसकी आयु के अन्य युवक अभी केवल दूसरे दिव्य तत्व का पोषण आरंभ कर रहे थे, पर शिवा के पास मूनलाइट दिव्य तत्व, मदिरा दिव्य तत्व, लिटिल लाइट दिव्य तत्व और अब व्हाइट बोर दिव्य तत्व कुल 4 थे। पहले उसे प्रतिदिन लगभग एक आदिम ऊर्जा पत्थर की आवश्यकता होती थी। अब गणना के अनुसार 2 से अधिक प्रतिदिन केवल आहार में ही लग रहे थे। यदि साधना और जीवन यापन जोड़े तो लगभग 5 प्रतिदिन। 5 पत्थर से एक साधारण परिवार 5 महीने चल सकता था। उसके पास अभी कुछ 100 पत्थर थे, पर यह व्यय दीर्घकाल में टिकाऊ नहीं था और आगे जाकर खर्च और बढ़ेगा, विशेषकर द्वितीय स्तर पर पहुंचने के बाद सम्मेलन के प्रयासों में। शिवा को चिंता हुई। केवल वसूली और मौजूदा संसाधनों से यह समस्या टल सकती है, मिट नहीं सकती। दूसरी समस्या थी व्हाइट बोर दिव्य तत्व का आहार। व्हाइट बोर का भोजन सुअर का मांस। हर 5 दिन में लगभग एक पूर्ण विकसित जंगली सुअर जितना मांस। इस पर्वतीय क्षेत्र में सुअर का मांस सस्ता नहीं था। साधारण लोग वर्ष में एक बार ही वध कर पाते। नील पर्वत की भौगोलिक संरचना संकरी और दुर्गम थी। पशुपालन के लिए पर्याप्त स्थान भी नहीं। गांव में मांस कभी कभार इसलिए मिलता था क्योंकि शिकारी पर्वत से जंगली सुअर लाते थे। लगता है अब मुझे स्वयं शिकार करना होगा। शिवा की आंखों में हल्की चमक आई। यदि वह गांव से बार बार मांस खरीदेगा तो पत्थरों का व्यय भी होगा और संदेह भी उठेगा। कोई व्यक्ति इतनी अधिक मात्रा में मांस क्यों खाएगा? यदि वह स्वयं शिकार करे तो समस्या भी सुलझेगी और आर्थिक दबाव भी घटेगा। हिसाब, उसने पुकारा। भुगतान कर वह सराय से निकल गया। इन दिनों अकादमी में अवकाश था ताकि छात्र अपने दूसरे दिव्य तत्व का परिष्कार कर सकें। शिवा ने निर्णय लिया इस अवकाश का सदुपयोग होगा। वह गांव से बाहर जाएगा, पर्वत का निरीक्षण करेगा और कुछ जंगली सुअर मारकर मांस एकत्र करेगा। पर्वतीय वन असीमित फैला हुआ था और शिवा धैर्यपूर्वक उसके भीतर आगे बढ़ रहा था। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच से सूर्य का प्रकाश छनकर नीचे आ रहा था, भूमि पर टुकड़ों में बिखरी छायाएं बनाता हुआ। उसके पैरों के पास हरी घास मानो गद्दे जैसी मुलायम थी और जंगली फूल चटक रंगों में खिले हुए थे। उसके कानों में पक्षियों का कलरव पड़ता या बहते जल की मंद धारा की ध्वनि सुनाई देती। जितना वह गांव से दूर बाहरी क्षेत्र की ओर बढ़ता गया, उतना ही जोखिम बढ़ता गया। अतः शिवा और अधिक सावधान हो गया। जंगली क्षेत्र अत्यंत खतरनाक था। अकेले वन में प्रवेश कर अन्वेषण करने के लिए कम से कम तृतीय क्रम दिव्य तत्व साधक का होना आवश्यक था, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वे सुरक्षित रहते। अनेक तृतीय क्रम के दिव्य तत्व साधक वन में मारे गए थे, कभी कभी चतुर्थ क्रम के भी। जंगली पशु, विषैले कीट, मानव शत्रु और कभी कभी मौसम स्वयं, ये सभी मृत्यु के कारण बनते थे। किंतु शिवा का उद्देश्य गांव की परिधि के आसपास पाए जाने वाले जंगली सुअरों को मारना था, अन्यथा गांव के शिकारी उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। गांव के आसपास के क्षेत्र को समय समय पर कुल के दिव्य तत्व साधक साफ करते रहते हैं। मेरे जैसे प्रथम क्रम मध्यम स्तर के साधक के लिए यह क्षेत्र अभी सुरक्षित है।
फिर भी सावधानी आवश्यक है। जंगली पशु और दिव्य तत्व इधर उधर विचरते रहते हैं। अपने पूर्वजन्म के अनुभव के सहारे शिवा अत्यंत सावधानी से निरीक्षण करता आगे बढ़ा। समय बीतता गया पर उसे कुछ हाथ न लगा। धत, नील पर्वत अभी भी मेरे वर्तमान सामर्थ्य के लिए अत्यधिक विशाल है। मेरे पास कोई खोजी प्रकार का दिव्य तत्व नहीं है और मैं इस भूभाग से पुनर्तः परिचित भी नहीं। ऊपर से नील पर्वत को नियमित रूप से साफ किया जाता है। ऐसे में जंगली सुअर ढूंढना कठिन है। चलो पर्वत पात की ओर चलते हैं। अन्वेषण निष्फल रहने पर उसने दिशा बदली और पर्वत के तल की ओर चल पड़ा। नील पर्वत पर 3 पर्वतीय ग्राम थे, रुद्रगढ़, भालू परिवार और वीरगढ़। भालू परिवार अग्रभाग में, रुद्रगढ़ मध्य भाग में और वीरगढ़ पीछे की जलप्रपात दिशा में स्थित था। इन तीनों ग्रामों के अतिरिक्त पर्वतपाद पर दर्जनों छोटे छोटे ग्राम भी थे जहां सामान्य मनुष्य निवास करते थे। ये तीनों पर्वतीय ग्राम उन छोटे ग्रामों को आपस में बांटकर परोक्ष रूप से नियंत्रित करते थे। जब उन्हें सेवकों की आवश्यकता होती तो इन्हीं ग्रामों से चयन करते, किंतु वे दिव्य तत्व साधकों का चयन नहीं करते थे। दिव्य तत्व साधक का पोषण केवल कुलजनों में ही किया जाता था। भले ही उन सामान्य मनुष्यों में प्रतिभा हो, यद्यपि दुर्लभ, फिर भी उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता। ये संसार रक्तरेखा की ओर झुका हुआ था। शक्ति का संचालन संबंधियों के हाथ में रखना ही राजनीतिक स्थिरता का आधार था। इतिहास में अनेक पर्वतीय ग्रामों ने बाहरी लोगों को सम्मिलित कर विस्तार किया। परिणामस्वरूप शक्ति बिखर गई, आंतरिक संघर्ष बढ़े और अंततः कुल दुर्बल या विघटित हो गया। किसी भी संसार में राजनीतिक शक्ति का आधार सैन्य बल ही होता है, यही सत्य है। सैनिक बल शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और जो शक्ति को नियंत्रित करे वही अधिकार और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। निस्संदेह कुल के नियम स्थिर नहीं थे, वे नवीन रक्त भी स्वीकारते थे। प्रत्येक वर्ष बाहरी स्त्रियां विवाह द्वारा कुल में प्रवेश करती, सेविका की स्थिति छोड़ देती और उनसे जन्मे बच्चे रुद्रगढ़ के सदस्य माने जाते। नई पीढ़ी के कुलजन ये किसी छोटी धारा के स्रोत में मिल जाने जैसा था। उस धारा को कम मत आंको, उसके बिना स्रोत ठहरा हुआ और सड़ता हुआ हो जाता। धारा से जीवन आता है और स्रोत सशक्त होता है। शिवा की पूर्व सेविका मीरा भी इसी आशा पर रुद्रगढ़ में विवाह कर सेविका स्थिति त्यागना चाहती थी। शिवा पर्वत से नीचे उतरा। लगभग 30 मिनट बाद उसने पर्वतपाद से उठता घना धुआं देखा। कुछ समय बाद उसकी दृष्टि में एक विस्तृत टीला आया जिसके पास एक छोटी नदी बह रही थी और उसके किनारे बसा एक ग्राम। ये छोटे ग्राम रुद्रगढ़ के अधीन थे। यद्यपि निकट थे फिर भी सुरक्षित नहीं थे, नियमित सफाई आवश्यक थी। सामान्य मनुष्य इन परिस्थितियों में जीते और जीवित रहते शिवा के लिए ये स्वाभाविक तथ्य था। ओह! ग्राम के निकट पर्वतीय पथ पर चलते हुए शिवा ने भूमि पर कुछ चिन्ह देखे। उसके अनुभव ने तुरंत पहचान लिया, ये जंगली सुअर के पदचिह्न थे। पीछा करो, उसकी आंखों में चमक आई। वह उन चिन्हों का अनुसरण करते हुए फिर पर्वत की ओर गहराई में बढ़ गया। पत्थरों पर हरी काई जमी थी। प्राचीन जुनिपर और ऊंचे पगोडा वृक्ष वन को विशालता दे रहे थे। तेज धूप में ग्रीष्मकालीन पर्वतीय वन और भी गहन और शांत प्रतीत हो रहा था। अचानक घनी झाड़ियों में हलचल हुई। हरी घास चरती कुछ हिरनियां सतर्क होकर सिर उठाती हैं। उनके कान फड़कते हैं। आधा मनुष्य ऊंचाई वाली झाड़ियां 2 भागों में बटी और एक युवक बाहर निकला। श्वेत वर्ण, छोटे काले बाल, साधारण सन का कुर्ता पहने वह शिवा था। सर्रा हिरनियां भयभीत होकर चारों पतले पांवों से तीव्र गति से भागी और कुछ ही क्षणों में दृष्टि से ओझल हो गईं। ये मादा हिरण हैं। इनके बालों से उष्ण वस्त्र बनाए जा सकते हैं। हिरण मांस भी कुछ दिव्य तत्वों का आहार है। यदि नर हिरण होता तो उसके सींग अत्यंत मूल्यवान होते। कुछ तो दिव्य तत्व की उन्नति के लिए आवश्यक सामग्री भी होते हैं। वन सर्वत्र संकटपूर्ण था पर साथ ही अनमोल संसाधनों से भरा। शिवा ने उनके भागने की दिशा देखी, फिर दृष्टि हटा ली। उसका लक्ष्य हिरण नहीं, जंगली सुअर थे। वह आगे बढ़ता गया। भिनभिनाहट की ध्वनि सुनाई दी। शिवा ठिठक गया। मधुमक्खी का छत्ता। उसने आगे देखा, एक वृक्ष से लटका हुआ विशाल छत्ता। मधुमक्खियों का छत्ता अत्यंत विशाल था, लगभग एक टोकरी जितना बड़ा। उसका रंग धूसर गहरा पीला था। छत्ते के बाहर कई दर्जन सैनिक मधुमक्खियां मंडरा रही थीं। बीच बीच में कुछ श्रमिक मधुमक्खियां भीतर जाती और बाहर निकलती। छत्ते में मधु होता है और मधु भालू बल दिव्य तत्व का आहार है। इसलिए भालू परिवार को मधु की भारी आवश्यकता रहती है। ये छत्ता आकार में छोटा है, अतः दिव्य तत्व उत्पन्न होने की संभावना अधिक नहीं। यदि मेरे पास कांस्य त्वचा दिव्य तत्व होता तो डंक सहकर भी मधु एकत्र कर सकता था। अफसोस,
शिवा ने मन ही मन सोचा, इस संसार में हर कीट दिव्य तत्व नहीं होता। दिव्य तत्व तो जगत की आत्मा है, नियमों का मूर्त रूप। किसी कीट झुंड में सामान्यतः केवल कीट राजा ही दिव्य तत्व होता है। सामने के इस छत्ते को ही उदाहरण मान ले, आकार छोटा है, अतः दिव्य तत्व होने की संभावना भी कम है। शिवा उस छत्ते के चारों ओर घूमकर आगे बढ़ गया। जंगली सुअर के पदचिह्न अब और स्पष्ट होते जा रहे थे। शिवा समझ गया कि वह निकट पहुंच चुका है, अतः और अधिक सतर्क हो गया। ओह, ये स्थिति! जब अंततः शिवा ने जंगली सुअर को पाया तो देखा कि वह एक विशाल गड्ढे में गिर चुका है। गड्ढे के तल में नुकीला हरा बांस गड़ा था, जिसने सुअर को भेद दिया था और वह रक्तस्राव कर रहा था। ये जाल स्पष्टतः शिकारियों ने लगाया है और मैं उसका लाभ उठा रहा हूँ। शिवा मुस्कुराया, पर चेहरा गंभीर था। उसने कलाई झटकी। एक चंद्रफल का मून ब्लेड हवा में निकला और सीधा सुअर की गर्दन पर जा लगा। सुअर ने चीख मारी, छटपटाया, फिर धीरे धीरे शांत हो गया। जीवन या मृत्यु, प्रकृति का यही नियम है। शिवा ने भीतर ही भीतर आह भरी। उसी समय मानव स्वर सुनाई दिए, विक्रम भैया, हमारे गांव में आपसे बड़ा शिकारी कौन है? खासकर जंगली सुअर मारने में आपके पिता रघुबीर सिंह पूरे इलाके के शिकार राजा हैं, उनका नाम कौन नहीं जानता? सही कहा, विक्रम सिंह ने बूढ़े रघुबीर की कला विरासत में पाई है। सुअर तो समझो पकड़ा ही गया। विक्रम भैया, आज छोटी बहन गौरी साथ क्यों नहीं आई? प्रशंसा के बाद एक गंभीर और कठोर स्वर गूंजा, खून। एक सुअर मारने से मेरी असली क्षमता क्या दिखेगी? आज मैं 3 सुअर मारूंगा, देख लेना। भोला, मेरी बहन के बारे में बकवास बंद कर, नहीं तो पीट दूंगा। भोला ने प्रत्युत्तर दिया, लड़का लड़की उम्र होने पर विवाह करते हैं, गौरी को पसंद करने में क्या बुरा है? और मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे गांव का कौन लड़का उसे पसंद नहीं करता? विक्रम भैया, आप 19 के हो चुके हैं, अब विवाह कर लेना चाहिए। विक्रम ने तिरस्कार से कहा, खून, मैं सच्चा पुरुष हूँ, इतनी आसानी से बंध नहीं सकता। एक दिन मैं इस नील पर्वत को छोड़ दूंगा और बाहर की दुनिया देखूंगा, तभी मुझे सच्चा पुरुष कहलाने का अधिकार होगा। बात करते करते चारों युवा शिकारी वन से बाहर निकले। उनका नेता विक्रम सिंह लंबा और गठीला था, कंधे पर धनुष बाण, मांसपेशियां उभरी हुई, आंखें बाज जैसी तीक्ष्ण। जैसे ही उसकी दृष्टि शिवा पर पड़ी, उसने भौहें सिकोड़ ली और गरजा, अरे, किस गांव का है तू लड़के? मेरे शिकार पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत यहाँ से दफा हो जा। किंतु अगले ही क्षण नीली चंद्रफलका उसके गाल के पास से निकल गई, पर पूरी तरह नहीं चूकी। उसके बाएं कंधे की चमड़ी चीरती हुई पीछे के पेड़ के तने में धंस गई। रक्त की पतली धार फूट निकली। विक्रम एक कदम पीछे डगमगाया, दांत भींच लिए। शिवा जमीन पर हल्के से उतरा। उसकी आंखें शांत थीं, सांस नियंत्रित। तेरी प्रवृत्ति बुरी नहीं है, उसने भीतर सोचा, परंतु साहस और मूर्खता के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। विक्रम ने घायल कंधे की परवाह नहीं की। उसकी आंखों में अब क्रोध धधक रहा था। मैं किसी दिव्य तत्व साधक से नहीं डरता। वह दहाड़ा और फिर से झपटा। इस बार उसने सीधे प्रहार नहीं किया। वह दाएं घूमता हुआ शिवा की टांगों पर झपटा, शरीर की पूरी शक्ति झोंकते हुए। शिवा की पुतलियां सिकुड़ गईं। युद्ध बुद्धि भी है। वह पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। धड़ाम, दोनों शरीर टकराए, पर ठीक उसी क्षण शिवा ने अपनी एड़ी मोड़ी, कंधे से विक्रम के सीने को धक्का दिया और उसका संतुलन बिगाड़ दिया। संतुलन एक क्षण के लिए टूटा और वही क्षण निर्णायक था। प्यूं, चौथी चंद्रफलका निकली। इस बार दूरी शून्य के बराबर थी। नीली चमक सीधी विक्रम की दाहिनी जांघ में धंसी, मांस चीरती हुई निकल गई। आर्ग, विक्रम घुटनों के बल गिर पड़ा। वह तुरंत उठा नहीं। उसने हाथ से जमीन थामी, उठने की कोशिश की, पर उसका पैर साथ नहीं दे रहा था। रक्त घास पर टपक रहा था। दोनों घुटनों पर बैठे शिकारी अब कांप रहे थे। दिव्य तत्व साधक, हमें क्षमा कर दो। शिवा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल न तो जल्दी में थी, न क्रोधित, बस नपी तुली। वह विक्रम के सामने आकर रुका। विक्रम ने सिर उठाया। आंखों में अभी भी प्रतिरोध था, पर शरीर जवाब दे रहा था। मारना है तो मार दे, उसने दांत भींचकर कहा, पर मुझे दया मत दिखा। शिवा कुछ क्षण उसे देखता रहा। तू साधारण नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। साहस है, दृष्टि भी है, परंतु तू अभी अपने स्थान को नहीं समझता। वह मुड़ा और गड्ढे की ओर देखा जहां मृत जंगली सुअर पड़ा था। ये शिकार मैंने लिया है, उसने स्पष्ट कहा, और तुम्हारी जान मैंने छोड़ी है। उसने अपनी हथेली घुमाए, एक और चंद्रफल का आकार ले रही थी। दोनों घुटनों पर बैठे शिकारी चीख उठे, पर चंद्रफलका उनके ऊपर नहीं गई।
वह हवा में घूमती हुई पास के एक मोटे पेड़ के तने को चीर गई। धड़ाम, पेड़ आधा कटकर झुक गया, तना फट गया। जंगल में गूंज उठी। शिवा ने कहा, यह अंतर है दिव्य तत्व साधक और तुम में। वह मुड़ा, सुअ मैं ले जाऊंगा। तुम लोग अपने जाल की जानकारी मुझे दोगे। कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, किस दिशा में जंगली जानवर अधिक आते हैं, सब बताओगे। बदले में आज तुम जीवित लौटोगे। विक्रम ने ऊपर देखा। अपमान, क्रोध नहीं, उसकी आंखों में अब कुछ और था, जिज्ञासा और एक अजीब सी चुनौती। एक दिन उसने भारी सांस लेते हुए कहा, मैं भी दिव्य तत्व साधक बनूंगा। शिवा रुका नहीं। तब मिलेंगे, उसने बिना पीछे देखे कहा। जंगल फिर से शांत हो गया। सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर गिर रही थीं। रक्त की गंध, ताजी घास और मृत्यु की छाया, जीवन आगे बढ़ रहा था। और नील पर्वत की गहराइयों में एक और छोटी सी चाल चल दी गई थी। दोपहर की तेज धूप ने धरती पर एक सफेद पृष्ठभूमि बिछा दी थी और उसी पृष्ठभूमि पर विक्रम सिंह का शरीर एक काले साए की तरह उभर आया। वह हवा में चाप बनाकर उछला था, उसका मांसल शरीर धनुष की तरह खींचा हुआ, पुरुषार्थ से भरा। उसने सिर झुकाया, चंद्र प्रहार से बचने की कोशिश में। नीली चंद्रधार धूप के बीच मानो घोंघे की गति से सरकती हुई दिख रही थी। उसका भयानक नीला प्रकाश सूर्य किरणों में लगभग अदृश्य। सफेद पृष्ठभूमि, काला साया, नीली चंद्रधार, क्षणभर के लिए ये तीनों मिलकर जीवन और मृत्यु का एक मंच बन गए। चंद्रधार आगे बढ़ी। विक्रम का साया उसी चाप के साथ सहजता से नीचे उतरा। वह सुरक्षित था। एक शिकारी ने राहत की सांस ली। बच गया। दूसरे ने भीतर ही भीतर सोचा। लेकिन उसी क्षण साए के सिर का एक छोटा हिस्सा लाल तरल के साथ अलग होकर हवा में उछल गया। नीली चंद्रधार आकाश में विलीन हो गई। काला साया, जो अभी तक तना हुआ धनुष था, अचानक टूटी डोरी की तरह ढीला पड़ गया। वह एक सुंदर किंतु दुखद गिरे हुए पत्ते की तरह धीरे से धरती पर आ गिरा। दोनों शिकारियों की पुतलियां सुई की नोक जितनी सिकुड़ गईं। उनके मुंह पूरी तरह खुले रह गए। छपाक, गर्म रक्त की बूंदें उनके चेहरों पर गिरी। उन्होंने हाथ लगाकर देखा, खून। वे जैसे झटके से होश में लौट आए। समय मानो फिर से चल पड़ा। पक्षियों की चहचहाहट, पानी की कलकल और उनका तीसरा साथी, जिसकी बांह कटी थी, दर्द से चीख रहा था। विक्रम भैया, एक शिकारी कांपती आवाज में बोला। मर गया। दूसरा लगभग रो पड़ा। हमारा सबसे ताकतवर शिकारी अभी तो हमारे साथ बात कर रहा था और अब हमें उसे क्रोधित नहीं करना चाहिए था। हम साधारण मनुष्य दिव्य तत्व साधकों के सामने कुछ भी नहीं। दोनों शिकारी मूर्तियों की तरह घुटनों के बल जमे रह गए। शिवा जमीन से उठ खड़ा हुआ। अभी कुछ ही क्षण पहले विक्रम की मुट्ठी से बचने के लिए उसने हवा में घूमकर संतुलन खो दिया था और जमीन पर गिर पड़ा था। लेकिन वह गिरना सार्थक था। अगर वह वार लग जाता तो उसका शरीर, जो अभी मात्र 15 वर्ष का था और जिसके पास कोई रक्षात्मक दिव्य तत्व नहीं था, तुरंत रक्त उगल देता। अब वह खड़ा था। कंधे में हल्का दर्द था, पर कोई गंभीर चोट नहीं। यह विक्रम सच में बलशाली था। शिवा ने उसके शव को गहराई से देखा। भैरव परिवार के सेवक गजराज से भी अधिक शक्तिशाली। यदि कोई और विद्यार्थी इसका सामना करता तो निश्चित हार जाता। यहाँ तक कि निम्न स्तर के उच्च चरण का साधक भी असावधानी में पराजित हो सकता था। विक्रम सचमुच कुशल था। उसकी धनुर्विद्या तीव्र और सटीक थी। दूरी से वह चंद्र प्रहार का सामना कर सकता था, शायद उससे बेहतर भी। उसका शरीर कठोर, हड्डियां मजबूत और स्वभाव निर्दयी। सीधे शारीरिक युद्ध में शिवा का हल्का शरीर उसका सामना नहीं कर सकता था। इसलिए शिवा ने दूर से लड़ाई नहीं की। उसने तुरंत दूरी कम की, उसे पास की लड़ाई में आने पर विवश किया। विक्रम को धनुष त्यागना पड़ा, पर शिवा का उद्देश्य पास की लड़ाई करना नहीं था। उसने सूर्य की दिशा का लाभ उठाया, क्षणभर के लिए विक्रम की दृष्टि को बाधित किया और उसी पल तीसरा चंद्र प्रहार छोड़ा। अब वह मध्यम स्तर पर था और दिव्य तत्व कृमि द्वारा शुद्ध की गई ऊर्जा से उसका चंद्र प्रहार उच्च चरण की शक्ति रखता था। इतनी निकट दूरी पर विक्रम की क्षणिक अंधता के साथ परिणाम निश्चित था। फिर भी शिवा ने सोचा, अंतिम क्षण में उसने अपने अनुभव और प्रवृत्ति से आधा वार टाल दिया। मैं उसका सिर अलग करना चाहता था, पर केवल आधा कटा। शिवा ने अंतिम बार शव की ओर देखा। जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम। सब जीव समान हैं। किसी का जन्म ऊंचा, किसी का नीचा हो सकता है, पर मृत्यु के सामने सब बराबर। मनुष्य की मृत्यु और पशु की मृत्यु में क्या अंतर? दोनों बस समाप्त हो जाते हैं। उसने शांत भाव से गहरी सांस ली। पेड़ों की जड़ें पर्वत की मिट्टी को भेदती हुई भीतर तक समाये थीं, मानो उनकी हरी हथेलियां आकाश को छूने उठ रही हों। मोटे और ठोस तने एक दूसरे के सामने खड़े थे। दूर से सब एक जैसे प्रतीत होते,
घनी शाखाएं और पत्तियां हवा में उलझी हुई थीं। इन्हीं वृक्षों के बीच एक लकड़ी का घर था। घर मोटी और ठोस छालों से बना था, जिनसे एक सच्ची कड़ी लकड़ी की गंध फैल रही थी। यह नया नहीं था, वर्षों का इतिहास समेटे हुए था। उसकी दीवारों पर हरी काई जमी थी और कुछ तनों से कोमल टहनियां फूट आई थीं। घर के चारों ओर हरे भाले बांस की ऊंची बाड़ थी। आगे और पीछे सब्जियों के खेत फैले थे और बीच में एक मानव निर्मित कुआं। इस समय एक युवा सुंदरी कुएं से पानी खींच रही थी। उसने साधारण वस्त्र पहने थे, पर वे उसकी स्वाभाविक सुंदरता को छिपा नहीं सके। वह 16 वर्ष की थी। बड़ी काली आंखें, जिनमें काला और सफेद स्पष्ट और क्रिस्टल सा निर्मल धूप पत्तियों के बीच से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी त्वचा को बर्फ जैसी उजली चमक दे रही थी, साथ ही हल्की गुलाबी आभा और कोमलता भी। उसके काले बाल ढीले लटक रहे थे, आधे उसके कानों को ढांकते हुए। गुलाबी होंठ भींचे हुए, दांत कसे हुए, चेहरे पर पूरा ध्यान केंद्रित करने का भाव। उसने पूरी शक्ति से पानी से भरी बाल्टी ऊपर खींची, फिर एक गहरी सांस लेकर उसे कुएं के बाहर जमीन पर रख दिया। हूंफ! उसने माथे का पसीना पोंछा और हथेली से हवा करते हुए सांस छोड़ी। बाल्टी के जमीन से टकराने की आवाज पर लकड़ी के घर का दरवाजा खुला और एक वृद्ध बाहर आया। उसके बाल काले सफेद मिले जुले थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां। आंखें थकी हुई थीं, पर कभी कभी उनमें चमक झलकती मानो बूढ़ा बाघ हो। वृद्ध होने पर भी उसका रौब शेष। बिटिया, ये बाल्टी बहुत भारी है। मैंने कहा था मुझे उठाने दे। फिर पीछे से चुपके चुपके पौधों को पानी क्यों दे रही हो? वृद्ध ने स्नेह से कहा। पिताजी, लड़की ने मधुर स्वर में कहा, आप कल रात देर तक शिकार पर थे। चाहती थी आज थोड़ा और विश्राम कर ले। बस एक बाल्टी ही तो है, देखिए न, उठा लाए। तू हमेशा जिद करती है। वृद्ध की आवाज में लाचारी थी, पर आंखों में दुलार। वह बड़े डग भरते हुए कुएं तक आया और सहजता से बाल्टी उठा ली। चल, साथ में पानी देते हैं। हवा में जंगली घास और फूलों की सुगंध घुली थी। गर्मियों की हवा पेड़ों से टकराकर शीतल झोंके में बदल रही थी। पर्वत पर स्थित उस छोटे से घर में, सब्जियों के खेत में बेटी झुककर पानी डाल रही थी और पिता 2 बाल्टियों से बारी बारी पानी ला रहे थे। उस छोटे से आंगन में स्नेहिल परिवार की गर्माहट स्पष्ट थी। हाय, मैं तो सच में बूढ़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वृद्ध ने माथा पोंछते हुए कहा, कुछ ही बाल्टियां और सांस फूल गई। लड़की ने मुड़कर फूल सी मुस्कान के साथ कहा, अब तो मान गए न? उम्र हो गई है, फिर भी जिद करते हैं। कितनी बार कहा है, दूसरे भैया को शिकार करने दीजिए, आप घर पर आराम कीजिए। वृद्ध हंसा, तेरा दूसरा भैया? उसकी धनुर्विद्या तो मेरी जवानी से भी आगे निकल गई है। इस पहाड़ पर वह आराम से घूम सकता है, लेकिन मन बहुत उछलता है उसका। सिर्फ मार्शल कौशल से वह आकाश छूना चाहता है। जवान खून है। पिताजी, लड़की ने लंबा स्वर खींचा। वृद्ध ने शरारती लहजे में कहा, और तू अब छोटी नहीं रही। तेरे लिए अच्छा रिश्ता देख लिया है मैंने। तेरे रूप रंग से तो अच्छे घर की कमी नहीं। लड़की का चेहरा टमाटर सा लाल हो गया। वह लजा गई, शब्द गले में अटक गए। वृद्ध आकाश की ओर देखते हुए बोला, जब तेरा भाई थोड़ा जीवन का पाठ सीख लेगा, मैं शिकार छोड़ दूंगा। फिर तुझे अच्छे घर विदा करूंगा, पोता गोद में खिलाऊंगा। बस यही इच्छा है। शिकारी का जीवन आसान नहीं। मेरे सारे साथी चले गए, अब मैं ही बचा हूं। पिताजी, ऐसा मत कहिए, लड़की ने सांत्वना दी, हम हैं ना आपके साथ। वृद्ध मुस्कुराया, कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी दृष्टि बाढ़ की ओर गई। हरे भाले बांस की छोटी बाढ़ का प्रवेश द्वार बाहर से टूट चुका था। क्या आप ही बूढ़े भैरव हैं? शिवा आगे बढ़ा। उसके दाहिने हाथ में नीली चंद्र आभा चमक रही थी। वृद्ध ने उस चंद्र ज्योति को देखा और तत्काल घुटनों के बल गिर पड़ा। ये वृद्ध दिव्य तत्व साधक प्रभु को प्रणाम करता है। रघुवीर सिंह, तुम्हारे बेटे ने मेरा अपमान करने का साहस किया, मैंने उसे दंड देकर मार डाला है। उसका शव सामने लाओ। शिवा गर्व से खड़ा था। घुटनों के बल बैठे बूढ़े आदमी को घूरते हुए उसने मुख्य विषय पर बात रखी। उसके शब्द समाप्त होते ही 2 युवा शिकारी विक्रम का शव उठाकर भीतर लाए। उस शव को देखते ही रघुवीर सिंह का शरीर कांप उठा। दूसरे भैया, गौरी करुण स्वर में चीखी, दौड़कर आगे आए और विक्रम के शव को पकड़ लिया। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। गौरी, दोनों युवा शिकारी जिस लड़की को वे पसंद करते थे, उसे अपने सामने रोते देख भीतर से टूट गए। वे उसे सांत्वना देना चाहते थे, पर शब्द नहीं निकल सके। रघुवीर सिंह, मैंने सुना है कि तुम शिकारी हो, आसपास के कुछ गांवों में सबसे श्रेष्ठ। इतनी आयु में भी तुम शिकार करते हो और हर बार अच्छा परिणाम लाते हो, ये प्रशंसनीय है।
शिवा यहाँ एक क्षण रुका, फिर भावहीन स्वर में आगे बोला, अब मुझे पास के पर्वतीय क्षेत्र में लगाए गए सभी जालों का नक्शा बनाकर दो, और वर्षों के अपने शिकार अनुभव के आधार पर जंगली पशुओं के क्षेत्रीय वितरण का भी विवरण दो। सब चित्रित करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे बेटे के अपराध को क्षमा कर दूंगा। यदि नहीं, ये गांव रुद्रगढ़ के अधीन थे। गांववासी कुल के कृषिदास थे। यदि विक्रम ने अपने स्वामी का अपमान किया है तो कुल के नियमों के अनुसार पूरे परिवार को दंडित किया जा सकता है। रघुवीर सिंह का शरीर फिर कांप उठा, वो लगभग गिर ही पड़ा। यह आघात उसके लिए अत्यधिक अचानक और भारी था। हत्यारे, तुमने मेरे भाई की हत्या की। तुम मनुष्यों को पशुओं की तरह समझते हो और अब भी हमसे बात करने का साहस करते हो। मैं अपने भाई का बदला लूंगी, गौरी ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज घृणा और क्रोध से भरी थी और वह शिवा की ओर झपटी, पर वह आधे रास्ते ही पहुंची थी कि किसी ने उसे रोक लिया। वो दो युवा शिकारी नहीं थे बल्कि उसका अपना पिता था। दुष्टा, रघुवीर सिंह ने चीखते हुए गौरी को जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। तुम्हारा भाई मर चुका है। क्या तुम भी मरना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि यह बूढ़ा पिता अकेला रह जाए? बूढ़ा आदमी रोते हुए कांप रहा था। पिता, गौरी को होश आया, उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। उसकी आवाज में शोक, अन्याय, दया, घृणा और असहायता सब मिल गए थे। रघुवीर सिंह ने मुड़कर शिवा की ओर देखा, घुटनों के बल बैठ गया और अपना माथा जमीन पर टिकाकर गहराई से दंडवत प्रणाम किया। कांपती आवाज में बोला, हे दिव्य तत्व साधक स्वामी, मेरे पुत्र ने आपका अपमान किया और मृत्यु का अधिकारी था। मैं अभी आपके लिए नक्शा बनाता हूँ। कृपा करके अपनी उदारता दिखाए। शिवा का भाव थोड़ा नर्म हुआ। वह अहंकार से बूढ़े को देखते हुए बोला, चिंता मत करो। जब तक तुम ईमानदारी से चित्र बनाओगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर झूठ बोलने का प्रयास मत करना। यदि मुझे किसी भी बिंदु पर संदेह हुआ तो तुम्हारा जीवन समाप्त कर दिया जाएगा। समझ गया? ये बूढ़ा समझ गया। रघुवीर सिंह लगातार सिर पटकते हुए बोला, हे दिव्य तत्व साधक स्वामी, मुझे अपना कागज और कलम लाने की अनुमति दे। जरूरत नहीं। शिवा ने हाथ हिलाया और उन दो शिकारियों की ओर देखते हुए आदेश दिया, अंदर जाओ, कागज और कलम ढूंढकर बाहर लाओ। जी, दिव्य तत्व साधक स्वामी। दोनों युवक शिवा के अधिकार के सामने विद्रोह करने का साहस नहीं कर सके। स्वामी, कागज और कलम रसोई में चौकोर मेज पर है, रघुवीर सिंह ने कहा। शिवा की आंखें चमकी, पर वह मौन रहा। दोनों शिकारी घर के भीतर घुसे और शीघ्र ही कागज और कलम लेकर लौट आए। दक्षिणी क्षेत्र में कागज विशेष रूप से बांस से बनाया जाता था। उसकी गुणवत्ता साधारण थी और उस पर हल्की हरी परत होती थी। ऐसा कागज दक्षिणी आर्द्र जलवायु के लिए उपयुक्त था। यदि वह चावल का कागज होता तो एक सप्ताह में ही नमी से नष्ट हो जाता। रघुवीर सिंह ने कलम उठाए और घुटनों के बल बैठकर काले रेखाचित्र, वक्र रेखाएं और बिंदु बनाना शुरू किया। उसने 10 से अधिक बांस के कागजों का उपयोग किया, फिर सब शिवा को सौंप दिए। शिवा ने उन्हें ध्यान से देखा और उन बांस के कागजों को 2 भागों में बांटकर दोनों शिकारियों को थमा दिया। देखो, कहीं कोई अनुचित स्थान तो नहीं। हर एक गलती पर तुम्हें एक आदिम ऊर्जा पत्थर दूंगा। दोनों शिकारियों ने बांस के कागज हाथ में लिए। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें चमक रही थीं। ये शिकारी रघुवीर सिंह का जीवन भर का अनुभव और परिश्रम है। हम शिकारी भले आपस में संपर्क में रहते हैं, पर वह केवल जाल लगाने की जगहों तक सीमित होता है। जंगली पशुओं के वितरण के बारे में हम दूसरों को नहीं बताते। ये बांस के कागज, ये सब वह जानकारी है जो शिकारी रघुवीर सिंह ने अपने पूर्वजों के समय से एकत्र की है। तो इस घाटी में जंगली हिरणों का झुंड है। हाँ, अगर मैं इन हिरणों का शिकार कर लूं तो अगले 3 महीनों तक खर्च की चिंता नहीं रहेगी। इस धारा के पास पहाड़ी भालुओं की गुफा है। कितनी निकट! पिछली बार मैं लगभग इसी क्षेत्र में शिकार करने ही वाला था। ध्यान रखना होगा, सब लिख लेना होगा। यह अत्यंत मूल्यवान जानकारी थी। कहा जा सकता था कि यह एक शिकारी का अन्नदाता था। सामान्यतः केवल एक पीढ़ी नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों के समय से यह अनुभव और जानकारी उनके रक्त और जीवन की कीमत पर अर्जित हुई थी। पर रघुवीर सिंह का परिवार सदैव शिकार से जीवन यापन करता आया था। उसके समय तक पहुंचते पहुंचते वह अपने कुल की पराकाष्ठा बन चुका था, विख्यात प्रथम श्रेणी का शिकारी। ऐसे व्यक्ति के हाथों में जो जानकारी होती है वही सबसे उपयोगी और सत्य होती है। दोनों युवा शिकारी लगभग 15 मिनट तक जांचते रहे, नक्शे को कई बार उलट पलट कर देखते रहे। शिवा के टोके जाने पर ही उन्होंने अनिच्छा से बांस के कागज लौटा दिए।
इस दौरान रघुबीर सिंह जमीन पर घुटनों के बल बैठा रहा, उसका माथा भूमि से लगा हुआ था, वह अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा था। गौरी भूमि पर पड़ी थी, मानो प्राणहीन हो गई हो। कोई समस्या नहीं स्वामी, इन बांस के कागजों में जालों के क्षेत्र सब सही हैं। दोनों ने उत्तर दिया, हे दिव्य तत्व साधक स्वामी, यह मेरे और मेरी पुत्री के जीवन से संबंधित है, मैं निश्चित रूप से आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। भूमि पर पड़े बूढ़े ने पुकारते हुए कहा और लगातार दंडवत करता रहा। बुरा नहीं। शिवा ने बांस के कागजों की गड्डी लहराई, पर अचानक उसके शब्द बदल गए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। रघुबीर सिंह चौंक उठा, सिर उठाया, पर उसकी नेत्रपुतली में केवल एक भयावह नीली चांदनी धार का प्रतिबिंब फैलता दिखाई दिया। एक खोपड़ी हवा में उछल गई, ताजा रक्त चारों ओर छिटक गया। आर्ग स्वामी, ये दोनों युवा शिकारी स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर आघात और अविश्वास स्पष्ट था। पिता, गौरी चीख पड़ी और रघुबीर सिंह के सिरविहीन शरीर की ओर झपटी, पर बीच में ही एक चांदनी धार उसके मुख की ओर उड़ती हुई आई। छपाक, वह भूमि पर गिर पड़ी, निर्जीव। उसके सुंदर चेहरे पर ललाट से थोड़ी तक धीरे धीरे एक पतली लाल रेखा उभर आई। रेखा मोटी होती गई, ताजा लाल रक्त रिसता हुआ आधी नाक और आधे अधरों के किनारे से बहता हुआ काली मिट्टी पर गिरा। उसके चेहरे का आधा भाग गाढ़े लाल रंग में रंग गया, पर चेहरे का दूसरा आधा भाग अब भी सुंदर था, त्वचा गोरी और गुलाबी। नीले आकाश के नीचे वह और भी दमकता प्रतीत हो रहा था, मानो कोई कलाकृति हो। कम से कम दिखने में ठीक है। शिवा ने मृत लड़की को निर्विकार भाव से देखा, संतोषपूर्वक सिर हिलाया। प्रथम क्रम मध्यम स्तर की आदिम ऊर्जा से चांदनी धार दिव्य तत्व को काट सकती थी। अब जब वह उच्च स्तर की आदिम ऊर्जा प्रयोग कर रहा था, वह अस्थियां तोड़ सकती थी और इस्पात तक चीर सकती थी। गौरी, एक युवा शिकारी अपनी आंखों से उसका अंत देखकर निराशा में भूमि पर गिर पड़ा। हे दिव्य तत्व साधक स्वामी, हमें क्षमा करें। दूसरा शिकारी शिवा की दृष्टि पड़ते ही भय से लगभग मर ही गया और धम्म से भूमि पर गिर पड़ा। उठो, अंदर जाओ और खोजो। शिवा ने आदेश दिया। मैं जानता हूं कि शिकारी का परिवार सदैव पशु चर्म का नक्शा रखता है। उस पर स्थलाकृत जालों के स्थान और पशु क्षेत्र अंकित होते हैं। उसे ढूंढ लाओ और मैं तुम्हारा जीवन छोड़ दूंगा। जी जी जी, हम अभी खोजते हैं, हमें थोड़ा समय दें। हे दिव्य तत्व साधक स्वामी। दोनों घबराकर उठे और लकड़ी के घर में दौड़ पड़े। अलमारियां उल्टने पलटने और गिरने की आवाजें घर के भीतर से आने लगीं। पर कुछ ही क्षण बाद घर को अस्त व्यस्त कर देने के बावजूद उन्हें पशु चर्म का नक्शा नहीं मिला। स्वामी, कृपया थोड़ा समय और दें, हम अभी ढूंढ लेते हैं। दोनों शिकारी आतंकित थे, वे और अधिक व्याकुल होकर ढूंढने लगे। इस प्रक्रिया में कई फर्नीचर तोड़ डाले। कहाँ है? प्रकट हो, कृपया प्रकट हो। वे बुदबुदा रहे थे, उनके शरीर कांप रहे थे, आंखें रक्तवर्ण हो चुकी थीं। निकम्मा कचरा। शिवा धीरे धीरे घर के भीतर चला गया। स्वामी, स्वामी, हमें क्षमा करें, कृपा करें। वाह, दोनों युवा शिकारी ऐसे कांप रहे थे मानो उन्हें बिजली छू गई हो, और धम्म से भूमि पर गिरकर प्राणों की भीख मांगने लगे। शिवा ने दोनों को अनदेखा किया और घर का निरीक्षण करने लगा। घर में 4 कमरे थे, एक बैठक और एक रसोई। सारा फर्नीचर अस्त व्यस्त पड़ा था, मानो लूट लिया गया हो। शिवा धीरे धीरे भीतर बढ़ा, उसके कदमों की आहट लकड़ी के घर में गूंज उत्पन्न कर रही थी। वास्तव में खोजा गया है। ये ठीक नहीं होना चाहिए। लगभग हर शिकारी के पास पीढ़ियों से चला आया पशु चर्म का नक्शा होता है, जो समय के साथ परिष्कृत होता रहता है, जिसमें सभी पशुओं के क्षेत्र और गड्ढों का लेखा होता है। यही तो एक शिकारी का जीविका साधन है। यह उनके पास न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? शिवा खड़ा सोचने लगा। और मैंने अभी रघुबीर सिंह की परीक्षा भी ली थी, जानबूझकर दोनों शिकारियों से कागज और कलम मंगवाए। बूढ़े ने तुरंत कागज और कलम का स्थान बता दिया, शायद इस भय से कि वे कहीं पशु चर्म का नक्शा न ढूंढ ले। अतः वह इसी घर में होना चाहिए। शिवा ने पुनः घर का अवलोकन किया। अचानक उसकी दृष्टि अग्निकुंड पर टिक गई और उसे प्रेरणा मिली। यह अग्निकुंड चिमनी से जुड़ा था, शीत ऋतु में ऊष्मा प्राप्त करने हेतु उपयोग किया जाता था। उसमें अब भी कुछ कोयले का अवशेष पड़ा था। शिवा अग्निकुंड के पास गया, धीरे से बैठ गया और पास रखी फावड़ी उठाकर कोयले को खोदने लगा। अधिकांश कोयले अब भी लकड़ी के आकार में थे, वे भूरे थे और आसानी से 2 टुकड़ों में टूट जाते थे। ओह! शिवा ने ध्यान से देखा और अचानक एक कोयले का टुकड़ा पाया जो अत्यंत कठोर था और बहुत भारी था, अन्य कोयलों की तरह हल्का नहीं। उसने फावड़ी से उसे बाहर निकाला और भूमि पर पटक दिया। कोयला चूर चूर हो गया, भीतर से एक बांस की नली प्रकट हुई।
दोनों शिकारी ये दृश्य देखकर हाँफ उठे। शिवा ने बांस की नली उठाई, उसका एक सिरा खोला और झटका भीतर से एक नक्शा बाहर गिरा। वह नक्शा बांस के कागजों की गड्डी से अधिक भारी था। वह एक सफेद पशु चर्म पर बना था। पशु चर्म विशाल था, 1 मीटर से अधिक लंबा और आधा मीटर चौड़ा। उस पर काली, हरी, लाल, पीली और नीली रेखाएं अंकित थीं, जो मिलकर एक जटिल नक्शा बना रही थीं। उसे देखकर शिवा क्षण भर के लिए चकित रह गया। नक्शे का क्षेत्र बहुत विस्तृत था, गांव के आसपास से कहीं अधिक दूर तक फैला हुआ। एक सामान्य मानव के लिए इतनी दूर तक का मानचित्र बनाना सरल नहीं था। उसकी दृष्टि 5 स्थानों पर टिक गई। वे जंगली सुअरों के झुंड के क्षेत्र थे। 2 छोटे आकार के, 2 मध्यम आकार के और एक विशाल आकार का सुअर झुंड। उस बड़े झुंड के मध्य में एक विशाल लाल क्रॉस बना हुआ था। उस क्रॉस को देखकर शिवा व्यंग्य से मुस्कुराया। उसके बांस के कागजों पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं था। दोनों युवा शिकारियों ने भी बांस के कागज देखे थे और कोई समस्या नहीं पाई थी। यह उनकी अपनी अनुभवहीनता थी, वे केवल कुछ क्षेत्रों के प्रति निश्चित थे। ये लाल क्रॉस गांव की सीमा से बहुत दूर था, इससे रघुबीर सिंह की चतुराई स्पष्ट होती थी। यही कारण था कि शिवा ने उन्हें मार डाला। जंगली सुअरों का शिकार करने हेतु उसे ऐसे पशु चर्म के नक्शे की आवश्यकता थी, पर वह दूसरों द्वारा बनाए गए नक्शे पर विश्वास नहीं कर सकता था। केवल ऐसा वास्तविक नक्शा प्राप्त करके ही वह आश्वस्त हो सकता था। अपने पूर्वजन्म में शिवा ने अनेक प्रकार की बातें सुनी थीं। केवल एक शब्द दफा हो जाओ, उसके लिए विक्रम को मारने का पर्याप्त कारण नहीं था। जब उसने सुअर के गड्ढे के पास 4 शिकारियों की बातचीत सुनी थी, तभी उसने हत्या की योजना बना ली थी। विक्रम को मारने से उसका विरोध घटा और उसे नक्शा प्राप्त करने का उचित कारण मिला। वह उसे क्यों न मारता? शिवा केवल मारने के लिए नहीं मारता था, हत्या मात्र एक साधन है। यदि इस साधन से समस्या का समाधान हो सकता है तो क्यों न किया जाए। बूढ़े का मरना निश्चित था, भले ही वह अपने पुत्र की हत्या सहन कर लेता, शिवा निश्चिंत नहीं रह सकता था। अन्यथा यह वही स्थिति होती, घास काटते समय जड़ तक काटो। क्या तुमने कहा कि निर्दोषों की हत्या? हे, किसी भी संसार में जब तक कोई जीवित है वह कर्म के जाल में बंधा है, कौन निर्दोष हो सकता है? मनुष्य भोजन के लिए पशुओं का वध करते हैं, क्या वे प्राणी निर्दोष नहीं? बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली झींगों को खाती है। प्रकृति में केवल आहार श्रृंखला है, निर्दोषता नहीं। इस संसार में कोई भी जी सकता है, कोई भी मर सकता है, पर कोई भी निर्दोष नहीं। पशु चर्म का नक्शा बहुत मोटा था, वह कागज की तरह नहीं था जिसे मुड़कर आसानी से साथ ले जाया जा सके। शिवा केवल उस पशु चर्म को लपेट सकता था और उसे फिर से बांस की नली में रख सकता था। फिर उसने बांस की नली के दोनों सिरों को सन की रस्सी से बांधा और उसे अपनी पीठ पर टांग लिया। दोनों शिकारी उस बांस के खोखे को घूरते रहे, उनकी आंखों में अनायास ही लालच की झलक उभर आई। वे आखिर मूर्ख नहीं थे, वे उस नक्शे का मूल्य जानते थे। ये पशु चर्म का नक्शा ऐसा था जिस पर दिव्य तत्व आचार्य नजर डालने की भी जहमत न उठाएं, परंतु सामान्य मनुष्यों के लिए, विशेषकर उनके जैसे शिकारियों के लिए, ये सबसे मूल्यवान खजाना था। रघुबीर सिंह के परिवार में यह नक्शा उनके पूर्वजों के समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। रघुबीर सिंह प्रसिद्ध शिकारी बन सका, उसका नाम आसपास और दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ, इसमें इस नक्शे का बड़ा योगदान था। ये वास्तव में एक असली पारिवारिक धरोहर थी। मैं तुमसे पूछता हूँ, रघुबीर सिंह के घर में और कोई है? शिवा की दृष्टि अंधकार में थी, उसका स्वर ठंडा था जब उसने पूछा। भूमि पर घुटने टेककर बैठे दोनों युवक इस प्रश्न को सुनते ही कांप उठे। उन्हें अभी अभी घटी घटनाएं याद आ गईं। उनके चेहरों से लालच का भाव पल भर में गायब हो गया, उसकी जगह भय और आतंक ने ले ली। कोई और नहीं है, दिव्य तत्व आचार्य स्वामी। पूरा परिवार समाप्त हो चुका है। शिकारी रघुबीर सिंह की पहले पत्नी थी, पर वह दशकों पहले गांव में घुसे जंगली भेड़ियों द्वारा मार दी गई। पत्नी की मृत्यु से पहले उसने 2 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया था, परंतु बड़ा पुत्र 3 वर्ष पहले पर्वत पर शिकार करते समय मर गया। परिवार में और कोई नहीं है। दोनों युवा शिकारियों ने तुरंत उत्तर दिया, ऐसा है। शिवा ने आंखें सिकोड़कर सामने घुटने टेककर बैठे दोनों को देखा। वह जानता था कि वे सत्य कह रहे हैं। जब किसी का जीवन मरण दूसरे के हाथ में हो तो झूठ बोलने की संभावना बहुत कम होती है। फिर भी उसने पूछा, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? हम तनिक भी झूठ बोलने का साहस नहीं करेंगे स्वामी। मुझे कुछ याद आया। वास्तव में एक बहू भी थी, पर जब बड़ा पुत्र लापता हुआ, उसकी पत्नी हृदय भांग से मर गई। उस वर्ष गांव ने विशेष रूप से एक सती स्तंभ भी स्थापित किया था।
पर अफवाह है कि वो पुनर्विवाह करना चाहती थी और बूढ़े ने ही उसे प्रताड़ित करके मरवा दिया। स्वामी, जब आपने उसे मारा तो आप हम ग्रामीणों की सहायता कर रहे हैं, दुष्टों का उन्मूलन कर शांति ला रहे हैं। दूसरे शिकारी ने तुरंत जोड़ा, हाँ हाँ, सच कहें तो स्वामी, हमें वह बूढ़ा पहले से ही पसंद नहीं था। वह कुछ विशेष नहीं था, बस हमसे अच्छा शिकार कर लेता था। हम सब सामान्य मनुष्य हैं, पर वह स्वयं को हमसे श्रेष्ठ समझता था और जानबूझकर गांव से अलग यहाँ रहने लगा। हम युवा पीढ़ी ने कई बार उससे शिकार की शिक्षा मांगी, पर वह हमें भगा देता था और कभी इस लकड़ी के घर के पास आने नहीं देता था। शिवा शांतिपूर्वक सुनता रहा और सिर हिलाता रहा। यद्यपि दोनों अपने प्राण बचाने के लिए मृतकों को बदनाम कर रहे थे, पर उसके शब्दों में उसे वास्तविक घृणा का भाव नहीं लगा। शिवा ने मन ही मन अनुमान लगाया कि उनका शिकार शिक्षा मांगने का दावा झूठा है, वे संभवतः केवल पुत्री की सुंदरता पर लालायित थे। अंततः पकड़े गए और कठोर दंड पाए होंगे। दुष्टों का उन्मूलन कर सज्जनों को शांति देना, ऐसी चापलूसी बहुत हुई। इस बार मैंने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल ये पशु चर्म का नक्शा था। खैर, तुम दोनों ने संतोषजनक व्यवहार दिखाया है, अब जा सकते हो। शिवा का स्वर नर्म पड़ा, पर उसी समय उसकी पीठ के पीछे दाहिना हाथ मन चंद्र ज्योति से चमक उठा। भूमि पर घुटने टेककर बैठे दोनों युवकों ने ये सुनते ही आश्चर्य और प्रसन्नता अनुभव की। स्वामी, आपकी कृपा के लिए असीम धन्यवाद। स्वामी, आपकी उदारता और क्षमा को हम जीवन भर याद रखेंगे। वे बार बार सिर झुकाकर भूमि पर टकराते रहे, नाक का श्लेष्म और आंसू बहते रहे। भूमि पर ठक ठक की ध्वनि गूंजती रही। कई बार प्रणाम करने के बाद वे तुरंत उठे और बाहर जाने को मुड़े। यद्यपि आयु में शिवा उनसे छोटा था, पर उसके आचरण को अपनी आंखों से देखने के बाद वे अत्यंत भयभीत थे और जीवन में फिर कभी उससे न मिलने की कामना कर रहे थे। ठहरो। उसी क्षण एक स्वर गूंजा। स्वर समाप्त होते ही स्वू की ध्वनि हुई और एक दिव्य तत्व आचार्य वृक्ष की चोटी से कूदकर नीचे उतरा। तुम दोनों नहीं जा सकते। यहाँ क्या हुआ, सब कुछ बताओ। यह नवागंतुक दिव्य तत्व आचार्य गहरे नीले वस्त्र पहने था। उसकी कमर पर लाल पट्टा था, जिसके मध्य धातु की एक पट्टिका जड़ी थी। उस धातु पट्टिका पर एक विशाल 2 अंकित था। ये रैंक 2 का दिव्य तत्व आचार्य दुबले कद काठी का था। उसकी दोनों आंखें संकरी और तीक्ष्ण थीं। उसकी कलाइयों पर भुजा रक्षक बंधे थे और पिंडलियों पर मजबूत पट्टियां कसी हुई थीं। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व अत्यंत सक्षम और चुस्त प्रतीत होता था। ये साधारण जन प्रभु वीर को प्रणाम करता है। दोनों युवक अभी अभी उठकर जाने ही वाले थे, पर जैसे ही उन्होंने इस दिव्य तत्व आचार्य को देखा, वे तुरंत फिर से घुटनों के बल गिर पड़े और भूमि पर दंडवत होकर सम्मानपूर्वक प्रणाम करने लगे। वे उसे पहचानते थे, वही इस गांव में तैनात दिव्य तत्व आचार्य था। हर वर्ष आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण सुदृढ़ करने के लिए रुद्रगढ़ कबीला अपने दिव्य तत्व आचार्यों को निकटवर्ती गांवों और बस्तियों में भेजता था। उन्हें वहां तैनात किया जाता था ताकि अन्य शक्तियां घुसपैठ न कर सके और सीमा सुरक्षा मजबूत रहे। वीर नामक ये दिव्य तत्व आचार्य जमीन पर घुटने टेकते दोनों शिकारियों की ओर देखना भी उचित न समझा। उसने सीधे शिवा की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, मैं रुद्रगढ़ कबीले का दिव्य तत्व आचार्य वीर हूँ, यहाँ तैनात। तुम कौन हो? शिवा हल्के से हंसा और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली के मध्य में चंद्रप्रभा दिव्य तत्व चमक रहा था, जहां से चांदनी की एक गोल आभा फैल रही थी। वीर ने जैसे ही शिवा की हथेली में वह चांदनी देखी, उसकी दृष्टि काफी नर्म हो गई। चंद्रप्रभा दिव्य तत्व रुद्रगढ़ का प्रतीक था, जिसे कोई नकली रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता था। यह मामला सरल है, शिवा ने निडर और आत्मविश्वास से कहा। रघुवीर सिंह का दूसरा पुत्र मुझे अपमानित कर बैठा, इसलिए क्रोध में मैंने उसके पूरे परिवार को मार डाला। ये दोनों मेरे साक्षी हैं। शिवा झूठ नहीं बोल रहा था। दोनों शिकारी तुरंत सिर हिलाने लगे। वीर कुछ क्षण स्तब्ध रहा, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अच्छा किया। कुछ तुच्छ किसान दास जो अपने स्वामियों का अपमान करने का साहस करे, वे मृत्यु के ही अधिकारी हैं। पर शीघ्र ही उसका स्वर बदल गया। अब उसके शब्दों में गहराई और संकेत छिपे थे। लेकिन कनिष्ठ, तुम्हारे इस कार्य ने मुझे कुछ परेशानी में डाल दिया है। यद्यपि रघुवीर सिंह अपने परिवार के साथ गांव से दूर रहता था, फिर भी वे मेरे संरक्षण में आने वाले ग्रामवासी थे। मुझे कबीले ने यहाँ सुरक्षा बनाए रखने के लिए भेजा है। अब जब ये लोग मर गए, गांव की जनसंख्या कम हो गई। वर्षांत मूल्यांकन में कबीले द्वारा मेरी समीक्षा गिर जाएगी। शिवा की आंखें हल्के से चमकी। वह तुरंत समझ गया ये केवल वसूली का बहाना था। वह हंसकर बोला, ये तो सरल है। वरिष्ठ केवल सत्य लिख दें, कह दे कि पूरा परिवार मेरे द्वारा मारा गया, इसका आपसे कोई संबंध नहीं।
ये सुनकर वीर की पलकें फड़क उठी। इस बालक के छिपे अर्थ न समझ पाने पर उसके मन में खींच उठी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। तो फिर मैं निष्पक्ष रूप से कार्य करूंगा। कनिष्ठ, यदि तुम्हें जांच का भय नहीं तो अपना नाम बताओ। मैं जो कुछ हुआ है वैसा ही लिखूंगा। उसके शब्दों में स्पष्ट धमकी थी। कोई और युवक तुरंत डर जाता, पर शिवा ने उसे भेद लिया और शांत स्वर में उत्तर दिया, तो वरिष्ठ जैसा उचित समझे वैसा लिखें। हाँ, मेरा कुल नाम रुद्र है और मेरा नाम शिवा। तो तुम ही शिवा हो। वीर के चेहरे पर आश्चर्य उभरा। मैं हाल ही में तुम्हारे बारे में अपने छोटे भाई से सुन रहा हूं। तुमने अपने सहपाठियों को बुरी तरह पीटा, खुलेआम उनसे वसूली की और हर बार 60 आदिम पत्थर ले लिए। जब भी मेरा भाई इसका उल्लेख करता है, वही ईर्ष्या से भर जाता है कि तुम इतनी आसानी से धन कमा लेते हो। फिर लगातार जुए में मदिरा, कीड़ा और कीचड़ त्वचा में ढक निकाल लेना, ऐसा भाग्य सचमुच दूसरों को ईर्ष्यालु बना देता है। हाँ, मेरा छोटा भाई वीर है। तुम दोनों पहले मिल चुके होगे। तो वह वही है। शिवा ने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ, जब भी मैं चंद्र ऑर्किड की पंखुड़ियां खरीदता हूँ उसके ही दुकान से खरीदता हूँ। हाँ, तो हम परिचित हुए। इस मामले को भूल जाओ, मैं संभाल लूंगा। वीर ने अपनी छाती थपथपाई, मानो वफादारी और उदारता दिखा रहा हो। वास्तव में वह कुछ भी रिपोर्ट करने का इरादा नहीं रखता था। ऐसी घटना की रिपोर्ट करने से उसकी मूल्यांकन रेटिंग फिर भी गिरती। बेहतर था कि इसे उपकार बना दिया जाए। जहां तक रघुबीर सिंह के परिवार का प्रश्न था, वह बस लिख देगा कि वे जंगली पशुओं द्वारा मारे गए। आखिरकार गांव से दूर रहना उनका अपना निर्णय था। वीर को खुलासे का भय नहीं था, केवल कुछ सामान्य मनुष्य मरे थे। उनका जीवन घास से भी कम मूल्य का था। यदि कबीले को पता भी चलता तो इतनी तुच्छ बात की परवाह कौन करता। लेकिन कनिष्ठ, वीर ने फिर कहा, तुम अभी अकादमी से स्नातक नहीं हुए हो और मेरी तरह आधिकारिक दिव्य तत्व आचार्य की वर्दी नहीं पहनते। यदि उस लड़के ने यह वर्दी देखी होती तो वह तुम्हारी स्थिति पहचान लेता और तुम्हें अपमानित करने का साहस न करता। तुम समझदार हो, है ना? हे। शिवा की आंखों में एक चमक आई। संकेत स्पष्ट था, उसके अधिकार क्षेत्र में घूमकर उपद्रव मत करो और लोगों की हत्या मत करो। ऐसी स्थिति में आपके परामर्श के लिए अत्यंत धन्यवाद वरिष्ठ। शिवा ने विनम्रता से मुट्ठियां जोड़कर प्रणाम किया, विदा ली और तुरंत वहां से चला गया। काली रात में चांद चांदी की थाली के समान आकाश में ऊंचा टंगा हुआ था और नीचे की ओर तरल सी चांदनी बिखेर रहा था। घने वन अपने हरे भरे पत्तों और शाखाओं को ग्रीष्म की हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। झरने निरंतर गर्जना कर रहे थे, फिर भी उनकी आवाज चंदन झींगुरों की चहचहाहट को ढंक नहीं पा रही थी। शिवा हरी घास पर कदम रखता हुआ चुपचाप एक पहाड़ी वराह के निकट पहुंचा। वह पहाड़ी वराह सिर झुकाए फूंफकारता और सूंघता हुआ अपनी थूथन से पन्ना सी धरती को खोद रहा था, मिट्टी और घास में कीड़े ढूंढ रहा था। जंगली वराह सर्वाहारी पशु होते हैं। वे केवल कीड़े ही नहीं खाते, बल्कि पक्षियों के अंडे चुरा लेते हैं, जंगली खरगोश और चूहे का शिकार करते हैं, यहाँ तक कि सांप और बिच्छू जैसे विषैले जीवों को भी निगल जाते हैं। शिवा धीरे धीरे पीछे से दबे पांव बढ़ा। चमकीली चांदनी में उस जंगली सुअर का धूसर काला रोआ साफ दिखाई दे रहा था। उसका शरीर बलवान और ठोस था, चारों पैर छोटे और खुरदरे। उसकी पीठ पर कड़े बालों की अयाल सी रेखा चली हुई थी और कानों के ऊपर विरल बाल सुइयों की तरह खड़े थे। उसकी पूंछ पतली और छोटी थी, जो कभी कभी मच्छरों को उड़ाने के लिए हिलती थी। अचानक उसने खोदना बंद किया और सिर उठाया। उसी क्षण उसके तीक्ष्ण कान तेजी से फड़के। यद्यपि शिवा समय रहते ठिठक गया, फिर भी पहाड़ी वराह ने उसे भांप लिया। वह तुरंत मुड़ा और धीमी चेतावनी भरी गुर्राहट की। शिवा आश्चर्यचकित नहीं हुआ। जंगली पशु पालतू पशुओं की तुलना में कहीं अधिक सतर्क होते हैं। विशेषकर जंगली वराह, उनकी घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। यदि उसने शिवा की आहट न भी सुनी होती तो भी लगभग 100 मीटर के भीतर आते ही उसकी गंध से वह उसकी उपस्थिति का आभास कर लेता। यद्यपि वर्तमान में शिवा के पास 5 दिव्य तत्व थे, काल चक्र, मदिरा कीड़ा, चंद्रप्रभा दिव्य तत्व, लघु प्रकाश दिव्य तत्व और श्वेत वराह दिव्य तत्व, किंतु ये परस्पर समन्वित नहीं थे और उनमें पारस्परिक सामंजस्य का अभाव था। यदि उसके पास गंध आवरण दिव्य तत्व होता जिससे वह अपनी गंध छिपा सके, और मूक पग दिव्य तत्व जिससे उसके कदमों की आहट न हो, तो वह 10 कदम की दूरी तक बिना पकड़े जा सकता था। परंतु एक साथ 7 दिव्य तत्वों का पोषण अत्यधिक आदिम ऊर्जा की मांग करता, जिसे उसकी वर्तमान साधना वहन नहीं कर सकती थी। सामान्यतः दिव्य तत्व आचार्य केवल 4 या 5 दिव्य तत्वों को ही सहजता से पोषित कर पाते हैं।
इसलिए वे प्रायः छोटे समूहों में कार्य करते हैं, कोई खोज के लिए, कोई आक्रमण के लिए, कोई रक्षा के लिए और कोई उपचार के लिए। शिवा बिना झिझक आगे बढ़ता रहा, वराह के और निकट पहुंचता हुआ। वराह ने नीची कराह निकाली। उसकी गर्दन के रोए खड़े हो गए, यह उत्तेजना का स्पष्ट संकेत था। अंततः जब शिवा उसकी सहन सीमा से आगे बढ़ गया तो वराह ने अपने खुरों से भूमि को 3 बार खरोचा और फिर विस्फोटक वेग से आगे लपका। उसके मांसल पैर धरती को ठीलते हुए आगे बढ़े, सिर झुका हुआ सीधे शिवा की ओर धावा बोलते हुए। उसका ऊपरी जबड़ा पीछे खींचा और निचला ऊपर की ओर उठा। 2 तीखे श्वेत दांत चांदनी में खतरनाक ढंग से चमक रहे थे। शिवा के पास कोई रक्षात्मक दिव्य तत्व नहीं था। यदि वे दांत उसे भेद देते तो उसका पेट चिर जाता, आंतें फट जाती, मृत्यु या गंभीर चोट अनिवार्य होती। चंद्रप्रभा दिव्य तत्व। उसका चेहरा शांत रहा जब उसने उसे सक्रिय किया। चंद्रप्रभा दिव्य तत्व ने उसकी आदिम ऊर्जा को अवशोषित कर शीतल नीली आभा छोड़ी, जो ऊपर की चांदनी में मिल गई। जंगली वराह उसकी ओर झपटा और उसी क्षण शिवा ने अपना दाहिना हाथ घुमाया। स्विश! एक चंद्रधार आगे बढ़ी, वराह के मुख पर चीरती हुई निकली और रक्त की बौछार उछल पड़ी। वराह ने तीखी चीख निकाली। उसका क्रोध दोगुना हो गया और उसका वेग और बढ़ गया। पलक झपकते ही वह कुछ ही कदम दूर था। शिवा तत्क्षण हिला, बगल में छलांग लगाकर भूमि पर लुढ़का, आघात को टालते हुए। वराह उसके पास से गर्जन करता हुआ निकला और निकटवर्ती एक वृक्ष से भीषण धड़ाम के साथ टकराया। वह तना, जो मनुष्य की भुजा जितना मोटा था, टक्कर से फट गया। शिवा तुरंत उठ खड़ा हुआ। दूरी घटाते हुए उसने एक और चंद्रधार छोड़ी। वह रहस्यमयी नीला चाप वायु को चीरता हुआ वराह के शरीर से टकराया। उसके काले चमड़े पर कई पतली पर गहरी चोटें खुल गईं, जिनसे ताजा रक्त बह निकला। ये चंद्रधार उच्च स्तर की आदिम ऊर्जा से संचालित थी, जो मनुष्य की हड्डी तक काट सकती थी। फिर भी इस वराह पर उसने केवल सतही घाव ही दिए। इससे इस संसार के वन्य जीवन की भयावह सहनशीलता स्पष्ट हो गई। वराह फिर गुर्राया और एक बार फिर आक्रमण किया। दौड़ते हुए उसके घाव और फट गए, रक्त जल की भांति बहने लगा। शिवा ने वही युक्ति दोहराई, अंतिम क्षण में बगल हटकर आक्रमण से बाल बाल बच गया। जंगली वराह शक्तिशाली और उग्र होते हैं, पर उनमें एक दोष होता है, धावे के समय उनकी चपलता कम हो जाती है। उनका वेग लचीलेपन की कीमत पर आता है। एक बार दौड़ पड़ने पर वे दिशा बदलने में कठिनाई अनुभव करते हैं। जब तक कोई शांत और सजग रहे, उनके आक्रमण से बचना कठिन नहीं। धड़ाम, 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 रात बार बार की टक्करों की ध्वनि से गूंज उठी। हर बार जब जंगली वराह धावा बोलता, शिवा कई चंद्रधाराएं छोड़ देता, नई चोटें पुरानी घावों के ऊपर चढ़ती जाती। पशु जितना अधिक क्रुद्ध होता, उसका रक्त उतनी ही तीव्रता से बहता। कुछ बार यह क्रम दोहराने के बाद वराह की चाल धीमी पड़ गई और उसकी गुर्राहट भी निर्बल सुनाई देने लगी। लघु प्रकाश दिव्य तत्व। इस बार शिवा ने केवल चंद्रप्रभा दिव्य तत्व की सक्रिय नहीं किया, बल्कि अपनी आदिम ऊर्जा को लघु प्रकाश दिव्य तत्व में भी प्रवाहित किया। चंद्रप्रभा दिव्य तत्व, जिसे वह बहुत पहले परिष्कृत कर चुका था, उसकी दाहिनी हथेली पर अर्धचंद्र के चिन्ह के रूप में स्थित था। उसके पास ही लघु प्रकाश दिव्य तत्व 5 नुकीले तारे के रूप में प्रकट हुआ। जब गहरा हरा आदिम ऊर्जा दोनों दिव्य तत्वों में प्रवाहित हुई, तो चंद्रप्रभा दिव्य तत्व ने रहस्यमय नीली आभा छोड़ी, जबकि लघु प्रकाश दिव्य तत्व ने दूधिया श्वेत प्रकाश फैलाया। श्वेत प्रकाश चांदनी में मिल गया। उसी क्षण प्रकाश की छोटी धार दुगनी हो गई। जाओ! शिवा ने अपना हाथ लहराया। एक विशाल चंद्रधार आगे की ओर प्रक्षेपित हुई। सामान्यतः केवल चंद्रप्रभा दिव्य तत्व से उत्पन्न चंद्रधार हथेली जितनी होती थी, परंतु लघु प्रकाश दिव्य तत्व के सशक्तिकरण से उसका आकार और मारक दूरी दोनों दुगने हो गए। स्विश! विस्तारित चंद्रधार जंगली वराह की गर्दन पर से गुजर गई, उसके खुरदरे काले धूसर रोए चीरते हुए दूसरी ओर निकल गई और कुछ मीटर दूर जाकर विलीन हो गई। वराह एक क्षण के लिए जड़ हो गया, फिर रक्त फव्वारे की भांति फूट पड़ा। वह भारी आवाज के साथ धरती पर गिर पड़ा। उसका आधा सिर लगभग कट चुका था, केवल मांस की एक पतली पट्टी उसे शरीर से जोड़े हुए थी। वातावरण में रक्त की तीखी गंध फैल गई। शिवा तनिक भी शिथिल नहीं हुआ। उसने शव की ओर संकेत किया और श्वेत वराह दिव्य तत्व को सक्रिय किया। दूधिया श्वेत कीट सदृश दिव्य तत्व उसकी साधना कोश से प्रकाश रेखा बनकर निकला और वराह के शरीर में प्रवेश कर गया। शिवा सतर्क खड़ा रहा, उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। यद्यपि पशु त्वचा मानचित्र में यह क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित चिन्हित था, प्रकृति अनिश्चित होती है। रक्त की गंध किसी भी क्षण शिकारी पशुओं को आकर्षित कर सकती थी।
कुछ समय बाद श्वेत वराह दिव्य तत्व सुरक्षित लौट आया। वराह का शरीर अपने मूल आकार के आधे तक सिकुड़ चुका था। केवल त्वचा और कुछ आंतरिक अवशेष बचे थे, अधिकांश मांस भक्षण किया जा चुका था। विचित्र यह था कि स्वयं से कई गुना अधिक मांस खाने के बाद भी श्वेत वराह दिव्य तत्व में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। उसका छोटा दूधिया शरीर निर्मल था, उस पर रक्त का एक धब्बा भी नहीं था। इस भोजन के बाद 5 दिन बाद फिर शिकार करूंगा, शिवा ने सोचा। वह तुरंत नहीं गया। उसने अपना चाकू निकाला और सावधानी से वराह के दांत निकाल लिए। जंगली वराह के 3 मूल्यवान अंग होते हैं, मांस, चमड़ा और दांत। मांस तो अब समाप्त हो चुका था, श्वेत वराह दिव्य तत्व द्वारा भक्षण किया जा चुका था। चमड़ा चंद्रधार के घावों से फट चुका था और अब उपयोगी नहीं था। केवल दांत ही मूल्यवान बचे थे। कुछ दिव्य तत्व दांतों को आहार के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि अन्य को परिष्करण सामग्री के रूप में उनकी आवश्यकता होती है। दांतों को गुप्त शैल गुहा में छिपाकर शिवा शांतिपूर्वक छात्रावास लौट आया। वह तुरंत नहीं सोया। इसके स्थान पर वह अपने बिस्तर पर पद्मासन में बैठ गया और साधना आरंभ की। उसकी साधना कोश के भीतर आदिम सागर अशांत तरंगों की भांति उफन रहा था। शिवा वर्तमान में मध्य स्तर पर था, पर मदिरा कीड़ा के परिष्करण के कारण उसकी आदिम ऊर्जा उच्च स्तर की गुणवत्ता वाली थी, गहरा हरा, जबकि उसके समवयस्कों की ऊर्जा फीकी हरी होती थी। युद्ध के बाद उसकी ऊर्जा का केवल 23% शेष बचा था। रैंक 1 का दिव्य तत्व आचार्य वास्तव में शक्तिशाली नहीं होता, बल्कि यह संसार ही निर्दयी है। हड्डी काट सकने वाली चंद्रधार होने के बावजूद एक ही जंगली वराह को मारने में उसकी ऊर्जा का लगभग 5वां भाग व्यय हो गया। श्वेत वराह दिव्य तत्व। शिवा ने भीतर ध्यान केंद्रित किया। गहरी हरी आदिम ऊर्जा ऊपर की ओर उमड़ी और श्वेत वराह दिव्य तत्व में प्रविष्ट हुई। क्षण भर में उज्ज्वल श्वेत प्रकाश उसके पूरे शरीर में फैल गया। यदि बाहर से देखा जाता तो उसका संपूर्ण शरीर भीतर से मृदु आभा से दमकता प्रतीत होता। प्रत्येक मांसपेशी और त्वचा का हर अंश उस प्रकाश में स्नान करने लगा। आरंभ में सुन्नता और खुजली सी अनुभूति हुई, मानो प्रकाश उसके शरीर को पुनर्गठित कर स्थायी शक्ति उसके मांस में आरोपित कर रहा हो। किंतु शीघ्र ही अनुभूति तीव्र हो गई। सुन्नता तीक्ष्ण पीड़ा में बदल गई, मानो सूक्ष्म धारदार ब्लेड उसकी मांसपेशियों को काट रहे हो, मानो बिजली के झटके लग रहे हो। शिवा ने तुरंत सक्रियण रोक दिया। अत्यधिक कुछ भी खतरनाक होता है। श्वेत वराह दिव्य तत्व को प्रतिदिन केवल लगभग 15 मिनट तक ही सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता था। उससे अधिक करने पर पीड़ा तीव्रता से बढ़ती और यदि जबरदस्ती